हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 के लिए हमारा जीई सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी। मैं आपको हिंदी में कराने वाला हूं, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में ये जो आप देख रहे हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक लिंक भी दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आप उस लिंक पे जाके क्लिक करना तो आपको प्रीवियस ईयर के एक दो क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसी और सेमेस्टर में भी था तो वहां से आपको उसमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के ना एक बार आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से ये आपका पेपर में पूछा जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को और अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको एकलव्या स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको जाके आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको सारी पीडीएफ जो है यहाँ से आराम से मिल जाए। अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो लोक नीति होती है वो क्या है, यानी कि इंग्लिश में इसको पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा है, पब्लिक यानी पब्लिक के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी, यानी कि जनता के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी, ठीक है। तो आपको नाम से इतना तो अंदाजा लग ही गया है। तो लोक नीति क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, लोक नीति क्या होती है? सरकार के द्वारा बनाई गई ऐसी नीतियां होती है, ऐसी पॉलिसी होती है जो जनता के हित के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो, सरकार यानी कि जिसको कहा जाता है राज्य, राज्य जो होता है लोकतांत्रिक देशों में, अगर मैं राज्य की बात करूं यानी सरकार की बात करूं तो वो कल्याणकारी राज्य होता है। अब ये कल्याणकारी से आपके दिमाग में क्या आएगा? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य, ऐसी सरकार जो जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए स्कीम लेकर आती है, पॉलिसी बनाती है, ठीक है। चाहे वो जनता को अच्छी एजुकेशन देना हो, चाहे जनता को अच्छी हेल्थ सर्विसेज देना हो, या उनको रोजगार देना हो, या XYZ कुछ भी हो। तो सरकार जब अपनी जनता के लिए, ठीक है, जो पॉलिसी बनाती है उनके हित में यानी उनके फायदे के लिए, तो उसको हम लोक नीति कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। देखो, ये देश की सामाजिक और आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देती है और समाज की समस्याओं को भी हल करती है, क्योंकि जो सरकार पॉलिसी बनाती है तो ये जो पॉलिसियां होती हैं कहीं ना कहीं, ये जो पॉलिसी होती है समाज को तरक्की पे ले जाती है, यानी कि समाज का विकास करती है, आर्थिक विकास भी करती है, और जो समाज में चल रही समस्याएं हैं, ठीक है, उसका भी हल करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि कोई देश है, कोई भी देश है मान लो, ठीक है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। अब उस देश में क्या है, जनता के लिए हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि ज़्यादा अस्पताल अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन यानी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सरकार क्या फैसला लेती है? सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है जिसके तहत वो कहते हैं कि हम अपने देश में, पूरे देश में 1000 हॉस्पिटल बनाएंगे। उस हॉस्पिटल में हम जो लोग आएंगे उनको फ्री इलाज करेंगे, ठीक है, अच्छे डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे, उनको सारी जो मेडिकल सुविधाएं होती है जैसे टेस्ट वगैरह हो गए, वो सारी सुविधाएं उनको मिलेगी, उनको फ्री मेडिसिन मिलेगी, ठीक है, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। तो सरकार ने क्या करा? जनता की भलाई के लिए पॉलिसी बनाई और उसको लागू करवाया। तो ये क्या हो गया? ये लोक नीति हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जनता को फायदा पहुंचाती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट देखो, लोक नीति क्या है। इसको अगर हम और आसान भाषा में समझे, तोड़ तोड़ कर समझे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि लोक नीति जो होती है वो सरकार के द्वारा निर्धारित रणनीति होती है, यानी सरकार ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है अपने देश के विकास के लिए, अपनी जनता के विकास के लिए, वो लोक नीति कहलाती है, या फिर इसको पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा आप उसको क्या कह सकते हो? आप ये भी कह सकते हो कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून जो जनता के हित में हो, यानी जनता को फायदा पहुंचाए, ऐसे कानून अगर सरकार बना रही है तो वो भी लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। फिर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, उसको सरकार ने लागू करवा दिया, या सरकार ने कोई भी कार्रवाई करी तो वो क्या हो जाएगी? लोक नीति, यानी जनता के हित में करिए तो जाहिर सी बात है वो लोक नीति ही कहलाएगी। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। और चलते हैं आगे, अगली स्लाइड को देखते हैं। लोक नीति केवल आज की समस्या हल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक देश को आगे बढ़ाने की योजना बनाती है, ठीक है। देखो, लोक नीति जो बनाती है सरकार, जो पब्लिक पॉलिसी लेकर आती है, वो आज के हिसाब से नहीं लाती है। वो ये भी देखती है कि लंबे समय तक इसके बेनिफिट हमारी जनता को, हमारे देश को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार बिल्कुल अच्छे से सोचती है, समझती है, उस पर चर्चाएं होती है, ठीक है, बहस होती है, विभिन्न एक्सपर्ट से सलाह ली जाती है, तब जाके कोई पॉलिसी लाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है। फिर एग्जाम्पल आपके सामने है,
ठीक है, एग्जाम्पल में आपके सामने है एक स्कीम जिसको कहा जाता है मनरेगा स्कीम। ठीक है, ये मनरेगा जो स्कीम थी, योजना थी, ये क्या थी? इसको पूरा नाम देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसको पूरा नाम ये है। अब मनरेगा में क्या था भाई? मनरेगा के तहत ये स्कीम जो लाई गई थी, गांव के जो लोग होते थे उनको रोजगार देने के लिए लाई गई थी। ठीक है, सरकार लेकर आई थी। इससे क्या होता है? इससे गरीबी कहीं ना कहीं कम हुई और गांव का विकास हुआ, गांव के लोगों को इससे रोजगार मिला। सरकार, जैसे मान लो सरकार को कोई नहर बनवानी है, ठीक है, कोई नहर की खुदाई करवानी है, तो गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा कि नहर की खुदाई में लग जाएंगे वो लोग। ठीक है, फिर मान लो सरकार को कोई तालाब बनवाना है, कोई नाली बनवानी है, कोई भी खुदाई का XYZ जो भी काम हो, तो इसमें क्या है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये मनरेगा स्कीम के तहत था। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ये क्या है? ये लोक नीति है, यानी जनता के भले के लिए लाई गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये देखो मनरेगा स्कीम के तहत काम हो रहा है, किस तरीके से लोग मिलजुल कर काम करते हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेते हैं। NHM यानी नेशनल हेल्थ जो मिशन था, इसको समझ लेते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, ये स्वास्थ्य सेवाओं में इसके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जो NHM था, इसमें क्या होता था, जो गांव के लोग होते थे वहां पे ना कैंप वगैरह लगाए जाते थे। लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती थी, बीमारियां होती थी, उसके लिए उनको जागरूक किया जाता था, उनके टेस्ट वगैरह होते थे, चेकअप होता था। ठीक है, तो पूरे देश के लिए ये स्कीम लाई गई थी। जहां जहां पे मेडिकल सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो ये भी क्या है, लोक नीति है। अब बात करते हैं, ये जो लोक नीति होती है ना, ये जो पब्लिक पॉलिसी होती है, थोड़ा सा ना इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ में भी इसको चल के देखते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आए। तो देखिए, प्राचीन ग्रीस में अगर आप देखते हो तो वहां पे क्या होता था, वहां पे भी कुछ रूल्स होते थे, जैसे कि व्यापार के लिए, या जो टैक्स होता है, कर होता है, ठीक है, टैक्स के लिए, सार्वजनिक नियंत्रण के लिए कुछ पॉलिसी, कुछ नीतियां, कुछ कानून बनाए जाते थे। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था और उससे पहले जब मुगलों का शासन था, तब भी कुछ कानून होते थे। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान शासन के लिए नीतियां बनाई गई थी। ठीक है, कुछ पॉलिसी बनाई गई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, शासन करने के लिए बनाई थी। लेकिन उन पॉलिसियों में, उन नीतियों में जो हमारी भारतीय जनता होती थी, उसके कल्याण की उपेक्षा की जाती थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज भारत में जनता का कल्याण करने के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे और भारत के संसाधनों को लूटने के लिए आए थे। ठीक है, तो अंग्रेज आए, इन्होंने शासन किया, यहाँ पे लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी भी बनाई, लेकिन पब्लिक पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे कि अंग्रेजों को फायदा होता हो, ना कि वहाँ की जनता को, यानी हमको, भारतीयों को उससे कोई फायदा नहीं था, वो केवल हमको लूटते थे। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है, आज से नहीं बन रही है, बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से ये चीजें चलती आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो लोक नीति होती है ना, ये जो पब्लिक पॉलिसी होती है, इसके कुछ महत्वपूर्ण घटक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, आप समझिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए पहले। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप आराम से स्लाइड को देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक पॉइंट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है, कोई लोक नीति बनानी है, तो सरकार क्या करेगी, सबसे पहले समस्या की पहचान करेगी। ठीक है, जैसे मान लो सरकार को किसानों की कुछ समस्या सरकार के सामने है, तो सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई पॉलिसी लेकर आ रही है। ठीक है, जिसको मैं PP लिख देता हूं, यानी पब्लिक पॉलिसी, या फिर हिंदी में आप इसे लोक नीति कह लो। ठीक है, मान लो सरकार को किसानों के लिए कुछ करना है, कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, तो सरकार सबसे पहले ये देखेगी कि किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, जब तक समस्या नहीं पता होगी तब तक पॉलिसी कैसे बनेगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही होगा कि समस्या की पहचान। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किसान का दिया है, आप किसी भी एग्जाम्पल को फिट कर सकते हो, सब जगह यही काम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, समस्या की पहचान की जाती है, पहला पॉइंट। फिर नीति का निर्माण। अब सरकार को पता लग गया है कि भाई क्या समस्या है, तो अब सरकार उस समस्या को सुलझाने के लिए पॉलिसी बनाएगी, यानी नीति का निर्माण करेगी। ठीक है, जब नीति का निर्माण, यानी उसमें एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, ठीक है, किसानों को बुलाया जाएगा, किसानों से सुझाव लिए जाएंगे, लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, विभिन्न नेता बैठेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, सारे मिलकर क्या करेंगे, पॉलिसी का निर्माण करेंगे। अब पॉलिसी का निर्माण करेंगे, उसके बाद पॉलिसी को अपनाना, यानी पॉलिसी पे चर्चा होगी,
ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, कुछ लूप होल्स हो, तो विपक्षी जो होंगे उसकी कमियां को निकालेंगे कि ऐसे ऐसे इसमें तो ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, ठीक है। तो सरकार फिर उन चीज़ों पे रिव्यू करेगी, हाँ भाई ये चीज़ है ऐसे, उसमें बदलना चाहिए। तो सब कुछ जब फाइनल हो जाएगा तब सरकार को लगेगा कि नीति को अपनाना चाहिए, तो उस पॉलिसी को अपनाएगी, ठीक है। फिर जब पॉलिसी को अपना लिया, एक कानून की तरह बना दिया, तो उसके बाद उसको लागू करवाया जाता है। आपने पढ़ाई है ये सारी चीज़ें। जब पॉलिसी लागू हो जाती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो उसके बाद लास्ट में उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, ठीक है। सर्वे भी कराया जाता है। सर्वे में क्या देखा जाता है? सर्वे में ये देखा जाता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है, ठीक है, 5 साल 6 साल उसको चलाया है, तो क्या उसके रिजल्ट रहे, यानी कि मूल्यांकन में ये देखा जाता है उसके परिणाम क्या रहे। क्योंकि सरकार ने जब कोई कानून या कोई पॉलिसी लेकर आई होगी, तो सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित करे होंगे, ठीक है। क्या वो सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाई या नहीं कर पाई? जो पॉलिसी लेकर आई है, क्या उससे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो उसका पूरा एक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, पूरा सर्वे किया जाएगा। डेटा में देखा जाएगा कि सब कुछ सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मूल्यांकन वगैरह ये पूरे के पूरे इसके स्टेप हैं, ये इसके घटक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लोक नीति के प्रकार। लोक नीति कितने प्रकार की होती है भाई, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए लोक नीति कई प्रकार की होती है, ठीक है। आप इसको सेक्टर के हिसाब से देख लो। जैसे मान लो लोक नीति अलग अलग सेक्टर में हो सकती है। एजुकेशन सेक्टर यानी शिक्षा में बदलाव, जैसे कि सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने पढ़ाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार लेकर आई है। ये कौन सा सेक्टर हो गया? ये शिक्षा का क्षेत्र हो गया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने पॉलिसी बनाई है ताकि हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है उसमें सुधार हो सके, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा सके जिससे कि कल को वो रोजगार में जाए, उनको नौकरी मिले, उनको काम धंधा मिले, ठीक है। तो ये एक सेक्टर हो गया। इसी तरीके से आर्थिक नीतियां भी होती है भाई, जैसे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आए, ठीक है, बाहर से विदेशी निवेश कैसे हो, ठीक है, देश के का व्यापार कैसे बढ़े, ठीक है, हम अपनी चीजों को बाहर एक्सपोर्ट कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ावा दें, देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी में सुधार कैसे आए, इन सब चीजों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो आर्थिक नीति कहलाएगी। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, ठीक है, जो नीति बनाई जाएगी वो शिक्षा नीति कहलाएगी। समाज के लिए जो पॉलिसी बनाई जाएगी, समाज के विकास के लिए पॉलिसी जो बनाई जाएगी, ठीक है, समाज के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो सामाजिक नीतियां कहलाएंगी। हेल्थ के लिए, जैसे मान लो सरकार हॉस्पिटल बनाती है, एम्स बनाती है, फ्री मेडिकल सुविधाएं देती हैं, लोग गरीब लोगों को फ्री में उनको मेडिसिन मिल जाती है, उनके टेस्ट हो जाते हैं, ये सारी सुविधाएं देती हैं, तो वो सब स्वास्थ्य नीति कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नियामक नीतियां भी हो सकती है, कुछ नियम वगैरह लाए जा सकते हैं जिससे कि कुछ किसी चीज में बड़ा बदलाव किया जा सके, ठीक है। तो ये सब लोक नीति के प्रकार हैं, पब्लिक पॉलिसी के प्रकार हैं। क्या पब्लिक पॉलिसी इतने ही प्रकार की होती है? नहीं, इससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमको इतना ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोक नीति को पहचानेंगे कैसे, लोक नीति के क्या लक्षण होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए लोक नीति जो होती है ना, यानी जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, इसमें लक्ष्य निर्देशित होता है, ठीक है। यानी कि जो भी पब्लिक पॉलिसी होगी, सरकार जो भी पॉलिसी लेकर आएगी उसका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य रखेगी ना सरकार। तो देखिए सार्वजनिक नीति यानी जो जनता के लिए लाई जाने वाली नीति होती है, जो जन कल्याण के लिए होती है, यानी जो जन कल्याण को बढ़ावा देती है, यानी कि जनता की भलाई के लिए जो नीति लाई जाती है, उसके लिए विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो तैयार की जाती है। यानी कि कोई भी अगर सरकार पॉलिसी बनाती है, कोई भी अगर सरकार नीति बनाती है, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार वो पॉलिसी को लेकर आई होती है, ठीक है। सरकार किसी ना किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पॉलिसी लेके आई होती है, इसीलिए जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये लाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ठीक है, वैधता और प्राधिकरण। देखिए क्या होता है कि जो सार्वजनिक नीति होती है, यानी सरकार ने जनता के हित के लिए जो नीति बनाई होती है, वो अपनी वैधता और कानूनी आधार से समर्थित होती है, जो उन्हें लागू करने और प्रभावी बनाने में मदद करती है। देखिए सरकार जो भी नीति बनाती है, जो भी पॉलिसी लेके आती है, वो लीगल होती है क्योंकि सरकार ने बनाई है। और सरकार किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले इस चीज का, उसके कानूनी दांव पेच का ध्यान रखती है। कहीं ऐसा ना हो सरकार कोई पॉलिसी बना दे, कल को कोई उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर दे और उस पॉलिसी में कोई कमी हो जिसकी वजह से कोर्ट उस कानून को या उस पॉलिसी को निरस्त कर दे। तो ये भी सरकार समझती है इस चीज को। तो सरकार क्या करती है, जो भी चीज बनाती है ना, उसमें जो कानूनी जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनकी भी सलाह ले लेती है ताकि बाद में कोई लफड़ा ना हो, उस पॉलिसी में कोई समस्या ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक हित।
देखिए जो भी नीति बनाई जाएगी, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, वो ये ध्यान रख के बनाई जाती है कि इससे सबको फायदा मिले, ठीक है, या यानी कि जनता को उससे फायदा मिले, जनता का कल्याण हो, ठीक है, जन कल्याण के लिए या जनता के कल्याण के लिए पॉलिसी लाई जाती है। तो सार्वजनिक नीति जो होती है सामूहिक समस्याओं को हल करने और समाज की भलाई को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। हमेशा क्या किस लिए बनाई जाती है? समाज की भलाई को बढ़ावा देने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था, यही बताया था कि जनता के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली जो नीति होती है, योजना होती है, उसको लोक नीति कहा जाता है। फिर है गतिशील प्रकृति, यानी जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं समय के साथ बदलती रहती है। गतिशील का मतलब होता है चेंजेस आना। जैसे मैं आपको गतिशील का एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लो आज से 100 साल पहले एक किताब लिखी गई, ठीक है, आज से ठीक 100 साल पहले एक बुक लिखी गई। उस बुक का नाम मान लो ए था, मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी नाम ले रहा हूं, मान लो उस बुक का नाम था ए। अब 100 साल के बाद भी वो बुक सेम है, ठीक है, वो बार बार उसके प्रिंट आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, उसमें एक शब्द भी नहीं बदला, एक इतना सा अक्षर तक नहीं बदला, जैसी वो बुक थी हूबहू वो बुक आज तक चली आ रही है। तो क्या इसको गतिशील मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे, ठीक है। गतिशील का मतलब क्या होता है? कोई चीज बनाई गई, जैसे हमारा संविधान है, हमारा संविधान गतिशील है। क्यों? हमारा संविधान जब बना था तब से लेके आज तक आप देखोगे इसमें बहुत बार चेंजेस हुए हैं। जैसा मूल संविधान था आज वैसा नहीं है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे नए रूल्स बनाए गए, कानून बनाए गए, यानी कि उसमें सुधार होता गया, उसमें चेंजेस होते गए, तो वो गतिशील है। इसी तरीके से सरकार की जो पॉलिसी होती है ना, वो फिक्स नहीं होती कि सरकार ने 2025 में कोई कानून बना दिया तो अब वो जिंदगी भर वही कानून रहेगा, कल को उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता या उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। गतिशील का मतलब है उसमें समय के साथ जरूरत पड़ने पे बदलाव किए जाएंगे, उसमें चेंजेस किए जाएंगे, इसको कहा जाता है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर जो है वो गतिशील है। तो सार्वजनिक नीति समय के साथ बदलती रहती है ताकि वे बदलती सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी स्थितियों के साथ तालमेल बैठा सके, ठीक है। यानी क्योंकि समाज जो है वो समय के साथ बदलता रहता है, समाज आधुनिक होता रहता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता रहता है, तो उस हिसाब से जो ये नीति बनाई जाती है वो भी समय के साथ क्या कर दी जाती है? बदल दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर जटिलता और पारस्परिक निर्भरता भी होती है, क्योंकि देखो जो ये पॉलिसी होती है ना अक्सर जटिल होती है, आसान नहीं होती, सरल नहीं होती, मुश्किल होती है, और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय की आवश्यकता होती है, अलग अलग क्षेत्रों में इसमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जटिलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है साक्षात्कार और परस्पर क्रिया के कुछ उदाहरण। अब कुछ उदाहरण से भी आप थोड़ा समझिए, इसको देखिए। तो आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है, आप यहां से देखिए, ठीक है, ये है एग्जाम्पल। ये देखिए, स्वच्छ भारत अभियान यानी स्वच्छ भारत मिशन, ये जो पॉलिसी है, ध्यान से देखिए, ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, ये लोक नीतियों की लक्ष्य उन्मुख प्रकृति को प्रदर्शित करती है, जिसका लक्ष्य क्या है कि पूरे भारत में स्वच्छता और सार्वजनिक सुधार करना है, यानी पूरे भारत को, पूरे देश को हमें स्वच्छ बनाना है, ठीक है, लोगों की हेल्थ में सुधार करना है, ये करना है हमें, तो इसलिए ये मिशन लाया गया था, ठीक है। तो हर जो पॉलिसी होती है उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य जो होता है वो रखा जाता है। इसके बाद आपके सामने 4 टॉपिक हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये 4 टॉपिक को ध्यान से समझो। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार, दूसरा है मनरेगा, तीसरा है डिजिटल इंडिया पहल, और चौथा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। आपके पेपर में ना केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, मैं आपको जो लिंक दूंगा ना, एक मैंने आपको कहा था कि लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करना, आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर खुलेगा, उस क्वेश्चन पेपर में आप क्या करोगे, देखोगे कि किस प्रकार के आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। ये किसी और सेमेस्टर में भी था, ये शायद 5th सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट, या उससे पहले वाले में, मैंने इसको देखा है, यूट्यूब पे इसका पेपर भी पढ़ा है। अगर आप यूट्यूब पे सेम सब्जेक्ट का नाम डाल के क्वेश्चन पेपर सर्च करोगे तो बहुत सारे शॉर्ट्स बना रखे लोगों ने, वहां पे भी पेपर है, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देखोगे तो इन 4 टॉपिक में से एक टॉपिक पे कहीं ना कहीं केस स्टडी भी आता है, तो केस स्टडी आपका लास्ट यूनिट में है, तो मैंने केस स्टडी का एक एग्जांपल भी ले रखा है जो वीडियो के लास्ट में कराऊंगा, तो इसलिए सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आगे ये टॉपिक हमें डिटेल में जानने हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं सूचना का अधिकार। आपने आरटीआई एक्ट तो सुना ही होगा। सूचना का अधिकार क्या होता है पहले तो ये समझ लो। इसमें क्या है, ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि जनता, सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी निकलवा सकें कि किस चीज पे सरकार ने कितना पैसा खर्च करा, क्योंकि भाई हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार उसी टैक्स से क्या करता है,
करती है, हमारे लिए काम करती है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट चलते हैं सरकारी, वो हमारे टैक्स पे ही चलते हैं, ठीक है। हमारे टैक्स के पैसों से ही तो सरकार सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है। तो ऐसे में हमारा अधिकार होता है ना कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कहीं गलत हाथों में तो नहीं जा रहा, उस पर घपला तो नहीं हो रहा। तो इसलिए आरटीआई एक्ट लाया गया था, ताकि आप आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी किसी डिपार्टमेंट से मांग सकते हो, 30 दिन के अंदर वो आपको जानकारी देगा, ठीक है। दूसरी जो हमारी स्कीम है मनरेगा स्कीम है, इसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए स्कीम लाई गई थी, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाए, ठीक है। फिर डिजिटल इंडिया पहल, इसमें क्या था कि लोक नीतियों की गतिशील प्रकृति को प्रदर्शित करते हुए इसका उद्देश्य जो था वो तकनीकी प्रगति था, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी का विकास हो सके, ठीक है, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत सभी लोगों के खाते खुलवाए गए थे। और ये मेनली इसलिए लाई गई थी क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से जो पैसा आता है, चाहे वो स्कॉलरशिप का पैसा हो या मान लो कोई पेंशन का पैसा हो, ठीक है, गरीबों को दिए जाने वाली कोई स्कीम हो, उसमें क्या होता था कई बार ना घपला हो जाता था, क्योंकि कैश में होता था डील। तो सरकार ने पैसा दिया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या करा, उस पैसे में से कुछ गड़बड़ कर दी। ऐसे बहुत सारे घोटाले देखने को मिले थे। तो इसलिए सरकार स्कीम लेके आई थी कि अब हम क्या करेंगे, बिचौलियों को हटाएंगे। हम जो भी हमें स्कीम देनी है वो सीधा हम उसके खाते में ही डाल देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो इस कोई विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा देना है, ठीक है। अब सरकार बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा देना चाहती है, तो सरकार टीचर को पैसा दे, स्कूल को पैसा दे, फिर टीचर बच्चों को बांटे। एक तो ये तरीका होता था पुराना तरीका। एक दूसरा तरीका है कि सरकार क्या करेगी, सीधा बच्चे का जो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, डिपार्टमेंट होगा, सीधा बच्चे के यानी स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में, ठीक है, बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई घोटाला होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। या तो भाई खाते में पैसा जाएगा या फिर पैसा नहीं जाएगा, इसमें बीच में कोई मतलब घोटाला नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर ये स्कीम लाई गई थी, तो ये भी आपको समझना है। फिर लोगों को ना बैंकिंग से जोड़ना था। मेन बात ये भी था कि लोगों को डिजिटल भी बनाना है, तो उसको पहले बैंकिंग से जोड़ना है, इसलिए भी सबके खाते खुलाए गए थे। नेक्स्ट है कि लोक नीति को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो पब्लिक पॉलिसी होती है जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं बार बार, इसको कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, किसकी वजह से ये प्रभावित होते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक राय यानी कि सबकी राय। तो देखिए क्या होता है, सार्वजनिक राय जो होती है वो कहीं ना कहीं लोक नीति को एक महत्वपूर्ण निर्धारित करता होती है। सरकारें जो होती है अक्सर पॉलिसी तय करती है, और पॉलिसी को तय करते समय जनता की राय जरूर लेती है। क्योंकि देखो, मान लो सरकार को किसानों के लिए कानून बनाना है। अब सरकार बंद एसी रूम में कानून बना रही है, एग्जैक्ट जो किसानी की खेती की जो समझ है वो किसान को ज्यादा है ना। अब सरकार कोई कानून बना दे, हो सकता है कि भाई वो किसान के लिए ज्यादा फायदेमंद ना हो, तो ऐसे में तो विरोध होगा। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, किसानों के सुझाव लेगी, उनसे राय लेगी कि बताओ भाई, हम आपके लिए कानून बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बना रहे हैं, आप क्या चाहते हो। तो वो क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो राय बहुत जरूरी होती है। अगर राय दे दोगे, राय अब सारी चीजें सही होगी, तो कहीं ना कहीं सब कुछ कानून जो होगा वो बेहतर बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो सार्वजनिक राय होती है इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल। आपको पता है जो जो दल सत्ता में है और उनका जो भी दृष्टिकोण है, यानी उनकी जो भी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो लोक नीति को प्रभावित करती है। अगर मान लो राइट विंग के लोग सत्ता में होंगे तो वो नेशनलिस्ट वाली पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ जाएंगे। अगर लेफ्टिस्ट मान लो सत्ता में होंगे, लेफ्ट विंग के होंगे, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिज्म को बढ़ावा देंगे। तो जैसी सरकार सत्ता में होती है, उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, पॉलिसी बनाई जाती है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। तो विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं अपनी विचारधारा और चुनावी वादों के आधार पे जो भी उनके मुद्दे होते हैं उस पे क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने, एक समाजवादी, मान लो समाजवादी विचारधारा वाली सरकार होगी, तो वो आर्थिक असमानता को कम करने पे अपना फोकस रखेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद की विरोधी होगी, ठीक है, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित करेगी। इसके विपरीत मान लो अगर एक उदारवादी सरकार होगी तो वो आर्थिक विकास पे ज्यादा फोकस करेगी, बाजार मूलक जो अर्थव्यवस्था होती है उस पे ज्यादा अपना फोकस करेगी। तो जैसी सरकार है, जैसी उसकी सोच है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, कानून या नीति बनाई जाती है, और ये बिल्कुल प्रभावित करती है। फिर होता है इंटरेस्ट वाला, रुचि समूह, यानी जैसे मान लो कोई व्यापार संघ है, व्यापारियों का संघ है, मजदूरों की जो यूनियन है, किसानों का जो संगठन है, यूनियन है,
ये भी कहीं ना कहीं लोक नीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ये समूह जो होते हैं सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं से उन नीति को अपनाने पे उन पे दबाव बनाते हैं जो उनके हित के अनुरूप हो। जैसे आपने देखा था कि सरकार किसानों के लिए कानून लेकर आई थी, ठीक है, सरकार किसानों की भलाई के लिए ही लाई थी वैसे तो कानून, लेकिन कुछ लोगों ने उस कानून का बहुत ज्यादा विरोध करा। लास्ट में सरकार ने क्या करा, उस कानून को वापस लिया। अब ऐसे में क्या था कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया, बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया, तब जाके वो वापस हुआ। तो दबाव जो होता है, दबाव सरकार को मजबूर करता है किसी कानून को बनाने के लिए, दबाव जो होता है वो मजबूर करता है सरकार को किसी कानून को वापस लेने के लिए, ठीक है। तो दबाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो दबाव किसी का भी हो सकता है वो व्यापारियों का दबाव हो सरकार पे, मजदूर संघ का हो, किसान संगठन का हो, स्टूडेंट्स का हो, या किसी भी समुदाय का हो, महिलाओं का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किसी का भी हो सकता है। एग्जाम्पल, भारत में कृषि रुचि समूहों ने सब्सिडी की मांग करी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको लागू करने की बात की है, ठीक है। तो ये जो किसान समूह है ये अपने अपने हिसाब से सरकार पे दबाव बनाते हैं। फिर आर्थिक परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी, कोई भी पॉलिसी, जैसे मान लो सरकार को मान लो जनता की भलाई के लिए स्कूल खोलने हैं, ठीक है, शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो अब कहीं ना कहीं सरकार के पास ये भी चीज होगी कि सरकार कितने स्कूल खोलेगी, उसके लिए उसके पास फंड या पैसा है भी या नहीं है, टीचर को सैलरी देने का पैसा है भी या नहीं है, बच्चों को एजुकेशन देने का खर्चा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आर्थिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक परिस्थितियां जैसे मुद्रा, जैसे मान लो महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, या आर्थिक वृद्धि, या जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनकी प्राथमिकता, फिर रणनीति जो स्ट्रेटेजी होती है उसको प्रभावित कहीं ना कहीं करती है, ठीक है, आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। एग्जाम्पल, आर्थिक मंदी के दौरान सरकारें जो होती है आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसी को लागू कर सकती है, जैसे वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज या मौद्रिक सुलह, ठीक है, सरकार कुछ कर सकती है। मान लो देश में आर्थिक मंदी चल रही है, सरकार विशेष पैकेज वगैरह दे सकती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होता है, कहीं ना कहीं बिल्कुल होता है, क्योंकि वैश्विक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विदेशी सरकारें भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी होती है उसको प्रभावित करती हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु समझौते हैं, जैसे पेरिस समझौता हो गया, इसके प्रति कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता ने राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करा। तभी तो हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की, हमने रिन्यूएबल जो सोर्स होते हैं उसको यूज करने की बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं इसका भी कहीं ना कहीं हमारी देश पे, सरकार पे, हमारी जो पॉलिसी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर जनसांख्यिकी कारण, यानी जनसंख्या का आकार भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जनसंख्या का आकार हो गया, आय का वितरण हो गया, ठीक है, लोक नीति को महत्वपूर्ण रूप से ये प्रभावित करते ही हैं। नीति निर्माण, जो नीति निर्माता होते हैं वो भी जनसंख्या का ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं या नीति बनाते हैं। तो ये सब थे जो लोक नीति को प्रभावित करते थे। लोक नीतियों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं, ये जो लोक नीति बनाई जाती है, मान लो कोई सरकार ने पॉलिसी बना दी, समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो देखो आर्थिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। अगर सरकार ने कोई अच्छी स्कीम बना दी तो कहीं ना कहीं उनके आय के स्तर में बढ़ोतरी होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उनको जो टैक्स जो दे रहे थे उसमें कुछ बदलाव आएगा, ठीक है। बाजार में जो मांग है और जो मतलब जो इसको क्या कहते हैं, मांग और आपूर्ति को, डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई जो बाजार में है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, कंपटीशन में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से देखने को मिलते हैं हमें पॉलिसी के। सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं भाई, मान लो सरकार ने कोई लोक नीति बनाई है तो कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, समाज का कल्याण के लिए पॉलिसी आएगी तो समाज का कल्याण होगा। लैंगिक समानता के लिए जो अगर सरकार कुछ लेकर आई है तो इसका कहीं ना कहीं समाज में प्रभाव देखने को मिलेगा। समान शिक्षा तक पहुंच, ये देखने को मिलेगा। फिर स्वास्थ्य संबंधी जो पॉलिसी होती है, नीति होती है, इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं केस स्टडी 1। अब हमने ये सब कुछ देख लिया, आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि लोक नीति है क्या, कोई भी पूछेगा आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। अब देखो इस आपकी बुक में जितने भी टॉपिक हैं उसमें से मोस्टली टॉपिक मैंने ले रखे हैं, कुछ टॉपिक मैंने स्किप भी कर दिया। आप हो सकता है कोई बच्चा कमेंट करे कि सर मेरी बुक में तो ये था, आपने ये टॉपिक नहीं कराया, तो आपको घबराना नहीं है। आपके पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं,
आपको कोई 5 करने होते हैं, आपको चॉइस मिलती है। अगर हमने कोई टॉपिक छोड़ा है, मान लो अगर हमने, तो आपको उसके बदले में बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जहां से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप बुक तो आप पढ़ ही लोगे। केस स्टडी की बात कर लेते हैं। केस स्टडी 1 देखते हैं। सबसे पहले हम मनरेगा स्कीम में देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि डिटेल केस स्टडी को और डिटेल में करते हैं, लास्ट यूनिट तक हम पहुंचेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझ लो केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी किसी भी कानून को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से देखना कि वो कानून कब बना, वो कानून क्यों बना, उसको, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको बनाने से पहले सरकार ने क्या सोचा, उससे किसको फायदा मिलेगा, किसको उससे फायदा हुआ, किसको फायदा नहीं हुआ, किसको नुकसान हुआ, A to Z उसके प्रभाव सब कुछ, मतलब जो होता है वो केस स्टडी में देखा जाता है। तो बात करते हैं नीति का अवलोकन, यानी जो पॉलिसी होती है, जो भी पॉलिसी होती है, ठीक है, तो उसका अवलोकन किया जाता है, उसको देखा जाता है केस स्टडी में। जैसे मनरेगा जो है, ये हर ग्रामीण घराने को वर्ष में, यानी गांव के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन तक काम देने, यानी मजदूरी देने की गारंटी प्रदान करता है कि आप इस स्कीम से जुड़ जाइए, आपको साल में कम से कम हम 100 दिन तक का काम तो यहाँ से दे ही देंगे। जिसका उद्देश्य क्या है, लोगों की आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना, ताकि लोगों को ये हो जाए कि भाई गांव में उनको रोजगार मिल जाएगा। फिर उनकी स्थायी संपत्ति और ग्रामीण जो संरचना है उसको सुधारने पे ये केंद्रित होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचाती है स्कीम। अब सामाजिक आर्थिक इस स्कीम के क्या प्रभाव है, तो ये जो नीति है ना, ये गांव में जो गरीब लोग हैं, यानी जो गरीबी है, उसको कहीं ना कहीं कम कर रही है, ठीक है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो गरीबी कम होगी। फिर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, यानी जो लेडीज है गांव की, उनको भी ये रोजगार के अवसर देगा, ठीक है। और गांव की जो अवसंरचना है, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी कहीं ना कहीं सुधारेगा। जैसे गाँव में नहर नहीं है तो नहर बनाएगा, गांव में कोई तालाब नहीं है, तालाब की जरूरत है, ठीक है, तो तालाब का निर्माण होगा, नालियों का निर्माण होगा, या कोई भी जो काम मनरेगा के तहत हो रहा है, इस स्कीम के तहत हो रहा है, तो वो काम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो पुलिया वगैरह बनाना है, XYZ जो भी बनाना है, तो उसमें भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधरेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा समझते हैं। कई गांवों में ये जो मनरेगा जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, इसमें सड़कों का निर्माण किया गया है, ठीक है, और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिससे कृषि उत्पादन जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ा है। अब सड़कें हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को सड़कों का भी फायदा मिला होगा। मनरेगा के तहत गाँव में छोटे मोटे जो पुल होते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं, जो वहाँ के बाजार होते हैं वो बनाए जाते हैं, स्कूलों में, और जो वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको देखा जाता है, ठीक है, जिससे जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। ये तो था केस स्टडी 1, शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया है। अब केस स्टडी 2 की बात करते हैं, यानी NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। अब इस नीति को थोड़ा समझते हैं। ये जो नीति है ना, इसका उद्देश्य क्या था, जो गांव के लोग हैं और जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके जो स्वास्थ्य सेवा है, यानी हेल्थ सर्विसेज है, उसको बेहतर बना पाना। क्योंकि देखो गाँव वगैरह में, शहरों में तो आप फिर भी मान लो कि आपको सुविधाएं होती है, गाँव में कई जगह पे सुविधाएं नहीं होती है, लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर होते हैं तो दवाइयाँ नहीं होती, दवाई होती है तो टेस्ट नहीं होते, बहुत तरह की समस्या है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये जो मिशन है ये लाया गया था, ठीक है। आगे समझते हैं इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हुए भाई। तो इस स्कीम के तहत कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य जो अवसंरचना है और जो सेवाओं का जो कारण है, उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा मिली है लोगों को, तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार आया है, ठीक है। पहले क्या होता था, माता की मृत्यु हो जाती थी, बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, तो इसकी मृत्यु दर में भी कमी आई है, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, लोग ज़्यादा उम्र तक जी पा रहे हैं, अच्छा उनको हेल्थ सर्विसेज मिल पा रही है, ठीक है, छोटी छोटी बीमारियों से वो परेशान नहीं होते, उनका इलाज समय पे हो रहा है, तो ये बेनिफिट मिले। एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि इसके तहत, ये जो स्कीम है इसके तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की जो स्थापना है, इसने दूर दराज के जो क्षेत्र हैं इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, अभिजात वर्ग, जिसको हम एलिट वर्ग भी कहा जाता है। तो ये अभिजात वर्ग या एलिट वर्ग क्या होता है, और इसका जो हमारी पॉलिसी बनाई जाती है उसमें क्या इनका योगदान होता है, इसको हमें समझना है, ठीक है। आप सभी ने अभिजात वर्ग के बारे में समझा होगा, इनको कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, यानी समाज में ऐसे लोग जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, सत्ता में जिनका कहीं ना कहीं हाथ है, ठीक है, सत्ता तक जिनकी पहुंच है, ऐसे लोग जो होते हैं वो अभिजात वर्ग कहलाते हैं।
और ये कहीं ना कहीं लोक नीति जो होती है, हमारी जो पब्लिक पॉलिसी होती है, इसको प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लोग आप अभिजात वर्ग में शामिल कर सकते हो? तो आप कह सकते हो कि जो अमीर लोग होते हैं, अब हम उनको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ताकतवर लोगों को, प्रभावशाली लोगों को, नौकरशाह जो होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में होते हैं, ठीक है, जिनके पास बड़े बड़े पद होते हैं, या फिर जो ऐसे व्यापारी जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा धनी व्यापारी जो हैं, या ऊंची जाति के लोग। ठीक है, तो ये सभी लोग जो आ जाते हैं वो किस में आ जाते हैं? एलिट वर्ग में आ जाते हैं, या फिर आप इसको अभिजात वर्ग भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब एलिट्स वर्ग जो होते हैं, अभिजात वर्ग जो होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिखा है राजनीतिक एलिट्स, आर्थिक एलिट्स, बौद्धिक एलिट्स और सांस्कृतिक एलिट्स। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है जो मैं समझाने चाह रहा हूँ। राजनीतिक एलिट्स कौन होंगे? ऐसे लोग जो नेता हों, क्योंकि जो नेता हैं जाहिर सी बात है सत्ता में है तो पावरफुल होंगे, तो नेता क्या है? एलिट्स हो जाएंगे, यानी कि अभिजात हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, बड़े बड़े पद में हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाएंगे। और नीति निर्माता, यानी जो पॉलिसी को बनाने वाले हैं, ठीक है, पॉलिसी को बनाने वाले जो भी लोग हैं वो सब क्या आ जाएंगे? आप एलिट्स वर्ग में आप उनको मान सकते हो। फिर बात करते हैं आर्थिक एलिट्स, यानी जो पैसे वाले हैं। पैसे वाले कौन होते हैं? उद्योगपति, ठीक है, जिनकी बहुत बड़े बड़े जिनके उद्योग हों, या व्यापारिक महानायक, ठीक है, जो मतलब बिजनेस में जो सबसे ऊपर हो। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो आप इसमें अडानी का नाम सुनते हैं, अंबानी का नाम सुनते हैं, टाटा का नाम सुनते हैं। तो ये जो लोग हैं ये सब क्या हैं? ये महानायक हैं, व्यापारिक बड़े लोग हैं, और वित्तीय नेता। ठीक है, इसके अलावा बौद्धिक एलिट, जो इंटेलेक्चुअल जिनको कहा जाता है, जो मतलब आप विद्वान मान लो, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो ये होते हैं विद्वान लोग, शोधकर्ता जो शोध करते हैं, या विचारक। ठीक है, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सांस्कृतिक एलिट्स में आ जाती है हमारी मीडिया। मीडिया में काम करने वाले जो भी हस्तियां हैं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाते हैं। हमारे कलाकार, हमारे फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है, जिनको हम टीवी में, टेलीविज़न में देखते हैं, ये सब हमारे सांस्कृतिक एलिट्स हो जाते हैं। तो एलिट्स को हम, यानी कि अभिजात को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात ये आती है कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक एलिट्स थ्योरी है, या अभिजात वाली जो थ्योरी है उसको समझेंगे, और इनका क्या योगदान होता है हमारी पॉलिसी को बनाने में, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एलिट वर्ग होता है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, जो एलिट होते हैं, जो अभिजात होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, संसाधनों तक उनकी पहुंच होती है। ठीक है, इनके पास सब कुछ होता है, गाड़ी, ठीक है, इनके पास गाड़ियां होंगी, इनके पास घर होंगे, ठीक है, इनके पास बंगले होंगे, इनके पास पैसा होगा, सारे संसाधन होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, लग्जरी सुविधाएं होंगी, यानी हर संसाधन इनके पास होगा। फिर संस्थानों तक पहुंच, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वहां तक इनकी पहुंच होती है, ये जैसा चाहें वैसा करवा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ताकतवर समूह होते हैं, क्योंकि राजनेताओं तक भी इनकी क्या होती है? पहुंच होती है। तो ये इनके कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अभिजात वर्ग सिद्धांत। अब हमें अभिजात वर्ग सिद्धांत को समझना है। मैंने आपको अभिजात वर्ग डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आप इस सिद्धांत को समझे। एक थ्योरी है, इसका हम रोल देखेंगे, क्योंकि इसमें मुझे याद है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, अभिजात वर्ग सिद्धांत। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद करना है। अब बात करते हैं अभिजात वर्ग कौन होते हैं। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, ताकतवर हैं, ठीक है, बौद्धिक रूप से जो काफी सक्षम है, हर तरह से वो सक्षम है, वो एक बंद कमरे में बैठकर वो ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी कैसी बननी है, क्या बननी है, क्या चीजें पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होते हैं? एलिट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनके सामाजिक प्रभाव, सामाजिक आर्थिक प्रभाव की। तो देखिए, कल्पना करो कि प्रभावशाली व्यापारिक नेता, नौकरशाह और नेता एक बंद कमरे में मिलकर राष्ट्रीय नीतियों की दिशा को तय कर रहे हैं। यानी थोड़ा सा इमेजिन करो कि एक बंद कमरा है, जैसा आपने इससे पहले इस वीडियो में देखा। ठीक है, एक बंद कमरा है जिसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ठीक है, नेता भी हैं, अमीर लोग हैं, वो सब मिलकर कोई पॉलिसी का निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचो, तो ये जो है ना कहीं ऐसा होता है। एलिट्स वर्ग जो होते हैं वो पॉलिसी को बनाने में इनका योगदान तो होता ही है। ये निर्णय किस चीज में हो सकता है? अर्थव्यवस्था को लेकर हो सकता है, या एजुकेशन पॉलिसी को बना रहे हैं तो उसको लेकर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो हेल्थ सिस्टम होता है, यानी स्वास्थ्य सेवाएं होती है,
उसके लिए भी ये लोक नीति बनाई जा सकती है, किसी भी मुद्दे पर बनाई जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये प्रक्रिया वास्तव में लोकतांत्रिक है, क्योंकि आपके मन में ये आएगा कि पॉलिसी बनाने वाला वो व्यक्ति होता है जो बंद एसी कमरों में बैठकर किसानों के बारे में पॉलिसी बनाता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो बंद एसी कमरों में बैठकर स्कूलों के बारे में पॉलिसी बनाते हैं, हालांकि उन्होंने कभी स्कूल की हालत भी नहीं देखी होती कि स्कूल में क्या समस्याएं हैं, उनको नहीं पता होता उतना डिटेल में, लेकिन वो पॉलिसी को बना रहे होते हैं। तो क्या ये लोकतांत्रिक है, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो यही आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अब एलिट थ्योरी को समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये जो थ्योरी है ना, ये कहती है कि नीति निर्माण वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं होती, यानी कोई भी अगर पॉलिसी बनती है तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकती, ऐसा ये थ्योरी मानती है, ठीक है। क्योंकि ये एक छोटे एलिट समूह के द्वारा शासित होता है, क्योंकि पॉलिसी को बनाने वाले, अब आप यही ले लो, जो हमारे देश के लिए जो कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो भी है, वो सब क्या है, वो एलिट वर्ग ही होता है। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से वर्ग के द्वारा ही ये सब कुछ बनाया जाता है, शासित होता है, ठीक है। ये सत्ता और संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इनका सत्ता और संसाधन दोनों पे कंट्रोल होता है। ये समान प्रतिनिधित्व के आदर्श को चुनौती देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सही बात में, सही तरीके से देखा जाए तो समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कुछ चंद लोग होते हैं, उनके हाथ में पावर होती है और वो ही बनाते हैं। और ये थ्योरी जोर देती है कि निर्णय अक्सर उन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास धन और सत्ता होती है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि फैसला हमेशा वो लोग लेते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास धन होता है, सत्ता होता है, ठीक है, ताकत होती है, वो लोग फैसला लेते हैं। जबकि आम जनता का प्रभाव इसमें सीमित होता है, यानी आम जनता का ज्यादा प्रभाव नहीं होता। फैसला लेने वाले एलिट होते हैं, यानी अभिजात होते हैं, अमीर वर्ग के होते हैं, वही फैसला लेते हैं, गरीबों का वहां पे कोई खास रोल नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मतलब जो पॉलिसी बनाई जाती है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकती, इस थ्योरी में ऐसा माना गया है, ठीक है। अब आपको क्या सोचना है, आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बाकी आपको ये समझना था कि एलिट थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिट थ्योरी जो है इसका क्या महत्व है। तो नीति के निर्माण में कॉरपोरेट और उद्योगपति का प्रभाव, यानी जब पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें जो कॉरपोरेट होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती है, या जो उद्योगपति होते हैं, इनका क्या मतलब रोल होता है। तो देखिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो कानूनों और नियमों को अपने हक में बनवा लेते हैं, यानी कि क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास सत्ता तक पहुंच है, वो जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बन रही होती है, पॉलिसी को अपने हक में बनवा लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, जिससे कि उनको उससे बेनिफिट हो। फिर इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक वंशावली। आपने देखा होगा कई ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो एक व्यक्ति था, वो सत्ता में रहा, फिर उसके बाद उसका पुत्र आया, उसका बेटा आया, वो सत्ता में रहा, फिर उसके बाद उसका बेटा हुआ, वो सत्ता में रहा, फिर उसका बेटा हुआ, वो सत्ता में रहा, यानी परिवार के इर्द गिर्द ही राजनीति घूम रही है, ठीक है। अब हमारे देश में ऐसा परिवारवाद वाली राजनीति बहुत है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन से आप ऐसे परिवार को जानते हो जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसी परिवार के हाथ में सत्ता रही, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो देखिए राजनीतिक वंशावली में आपको यही बताया जा रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्ता उनके और उनके परिवार के हाथों में ही चलती रहती है, ठीक है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी सीमित होती है, बिल्कुल। अब मान लो एक ही परिवार के पास सत्ता बार बार जा रही है, तो उससे लोकतंत्र कहाँ से रह जाएगा, उस तरीके का लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि भाई सत्ता का मतलब ही यही होता है कि आम लोगों में से कोई उठकर आए और वो हमारे ऊपर शासन करे, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आए वो शासन करे। ऐसा थोड़ी है कि एक ही परिवार के लोग शासन करते रहे। तो इनका भी कहीं ना कहीं, ये भी आप एलिट ही मान सकते हो, क्योंकि एलिट होते हैं और इनका भी प्रभाव होता है पॉलिसी को बनाने में, ठीक है, बिल्कुल प्रभाव होता है, क्योंकि सत्ता में है तो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से बनाएंगे। इसके बाद आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 1991 में क्या हुआ था, हमारे देश में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, यानी आर्थिक उदारीकरण किया गया था। हमने संरक्षणवाद की नीति को खत्म करके अपने बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया। कहने का मतलब यह है कि हमने वैश्वीकरण को अपनाया और हमने ये डिसाइड करा कि हम अपने यहाँ पे बनने वाली चीज़ों को दुनिया भर में बेचेंगे और बाहर की चीज़ों को भी अपने यहाँ पे आने देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे हमारे उद्योगपतियों को फायदा होगा,
हमारे देश की जीडीपी को फायदा होगा, ठीक है, फायदे ही फायदे थे इसके। तो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम्पल से भी समझ में आता होगा कि उद्योगपति लोग जो हैं, पॉलिसी बनाने वाले लोग जो हैं, वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच कहीं ना कहीं एलिट बातचीत के द्वारा ही इन सब चीज़ों को चलाया गया था, ना कि सार्वजनिक मांग से, ठीक है, यानी जनता की मांग से नहीं ये पॉलिसी आई थी, बल्कि कहीं ना कहीं एलिट लोगों की वजह से ही पॉलिसी आई थी। क्योंकि हमारे यहाँ के जो उद्योगपति थे वो भी ऐसा चाह रहे थे कि उनका निवेश, मतलब हमारे देश में बाहर के लोग निवेश करें, हम अपने देश में बनने वाली चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करें, अपने देश में भी एक्सपोर्ट करें, बाहर भी करें, ठीक है। तो ये चाहते थे। तो कहीं ना कहीं एलिट वर्ग की इसमें कहीं ना कहीं आपको दखलंदाजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है कि जो एलिट वर्ग होते हैं ना, वो अपने हिसाब से पॉलिसी को बनवाने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे इसके तरीके भी होते हैं, इसके कुछ औपचारिक भी तरीके हैं, कुछ अनौपचारिक तरीके भी हैं। औपचारिक तरीके समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें खुद हमारे ही लोग शामिल होते हैं, यानी विधायिका और शासन। जैसे कि एलिट्स जो होते हैं वो सीधे यानी डायरेक्ट पॉलिसी का मसौदा तैयार करने, यानी जो पॉलिसी बनाई जाती है उसका पूरा जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसमें शामिल होते हैं। सरकारों को सलाह भी देते हैं, नौकरशाही प्रक्रियाओं का नेतृत्व करने में भी कहीं ना कहीं योगदान करते हैं। यानी कि जहाँ पे डायरेक्ट ही एलिट लोग शामिल होते हैं पॉलिसी को बनाने में, चाहे वो किसी भी तरीके से शामिल हो, तो वो औपचारिक तरीका होता है, ठीक है। फिर संस्थागत प्रतिनिधित्व, यानी कि जो समितियां होती हैं, जो थिंक टैंक्स होते हैं, थिंक टैंक्स मतलब जो दिमाग काम कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो इनकी सीधी सीधी सदस्यता होती है और ये अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है ना, तो कई सारी समितियां उसमें काम करती है, कई सारे लोगों के दिमाग उस पर काम करते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं उसमें शामिल रहते हैं। फिर इसके बाद अनौपचारिक तरीका भी होता है। अनौपचारिक तरीका क्या है, नेटवर्किंग और गठबंधन। इसको समझते हैं। देखो जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, यानी कि जो नीति निर्माता हैं, उनके साथ में इनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कनेक्शन होता है, ठीक है। और जो ये एलिट्स है, ये पर्दे के पीछे से अपना एजेंडा सेट करने का इनको अवसर कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कोई हमारे देश का, मान लो कोई बहुत अमीर आदमी है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। अब कोई पॉलिसी बनाई जा रही है हमारी सरकार के द्वारा। अब ये अमीर व्यक्ति है, तो इसके सरकार में जो नेता है उनके साथ संबंध जाहिर सी बातें होंगे ही होंगे। तो इसको लगता है कि भाई कोई पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है, उससे इसको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये अपने उन नेताओं से जिनसे इसके कनेक्शन है, जिससे इनकी बातचीत है, उनसे कांटेक्ट करेंगे जो ये अमीर व्यक्ति हैं, और उनसे बताएंगे कि भाई इस पॉलिसी में ऐसा बदलाव करवा दो, ठीक है, उससे ताकि इनका भी फायदा हो जाए। तो फिर वो इनकी मतलब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं ये। अब इनके जो वो नेता हैं जिनसे इनके कनेक्शन है, वो इनके लिए काम करेंगे और इनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने में इनकी मदद करेंगे। तो इसको कहते हैं अनौपचारिक तरीका, यानी डायरेक्ट तो नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अपने मन का करवाने में सफल हो जा रहे हैं। फिर दूसरा है मीडिया के माध्यम से, ठीक है। अब देखो हमारे न्यूज़पेपर हैं, हमारे जो टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से भी जनमत को नियंत्रित करना, जो एलिट्स के हितों के पक्ष में जनता की राय को आकार देता है, तो ये भी एक तरीका बन जाता है। मीडिया के जरिए भी दबाव। फिर वित्तीय योगदान या प्रायोजन, कई बार क्या होता है, राजनीतिक अभियान और अनुसंधान संस्थानों में वित्तीय योगदान को एलिट्स को महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कई बार क्या होता है, कुछ एलिट्स जो होते हैं वो पैसा भी बहुत ज़्यादा देते हैं सरकारों को, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना दी जाती है। तो ये तो था एलिट्स वाला, ठीक है। अब दूसरा एक सिद्धांत होता है समूह सिद्धांत। एलिट्स सिद्धांत में हमने क्या देखा कि कुछ गिनती के अमीर लोग हैं, वो एक बंद कमरे में बैठकर कहीं ना कहीं पॉलिसी का निर्माण करवाते हैं, ठीक है, ये था। अब कुछ गिनती के लोग होते हैं। दूसरी तरफ एक समूह सिद्धांत, यानी जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पॉलिसी को बनाते हैं, इसको समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समूह सिद्धांत अलग टॉपिक है, एलिट्स वाला अलग टॉपिक है। एलिट्स वाले से भी क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन भी मिलेगा, आपको जौन सा सही लगता हो आप पेपर में वो कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। तो समूह सिद्धांत का ऐसा मानना है कि लोक नीति संगठित हित समूहों के बीच बातचीत का परिणाम होती है, जो नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका मतलब क्या है, समूह सिद्धांत जो होता है ना, ऐसा मानता है कि जो लोक नीति होती है, यानी जो पब्लिक पॉलिसी होती है, इसमें क्या होता है, संगठित हित समूह, यानी कई सारे समूह ऐसे होते हैं जो आपस में संगठित होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों के, जनता के हितों को लिए काम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समूह सिद्धांत है, ये इसका परिणाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नीति निर्माण है, इसको ये प्रभावित करने के लिए कंपटीशन करते हैं। ये सिद्धांत जो है केवल एलिट्स या सरकारों को शक्ति देने की बजाय ये रेखांकित करता है कि कैसे विविध समूह, व्यापार संघ, श्रमिक और पर्यावरण कार्यकर्ता
और पक्षधर इसमें शामिल हो सके। ठीक है, जैसे कि पहले वाली थ्योरी में क्या था कि कुछ चंद लोगों के हाथ में सत्ता होती थी, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर लेते थे, कानून बना लेते थे, ठीक है, पॉलिसी बना लेते थे। लेकिन ये ऐसा सही नहीं मानता। समूह सिद्धांत कहता है कि केवल एलिट्स के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए कि वो जैसा मर्जी वैसा बना ले। ये कहते हैं कि केवल सरकारों के हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो जैसा मर्जी वैसी पॉलिसी बना दे, ठीक है, बल्कि समूहों के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। अब समूह में जैसे व्यापार संघ यानी व्यापारियों का समूह, ठीक है, मजदूरों का जो संघ होता है यानी मजदूरों की जो यूनियन होती है, पर्यावरण कार्यकर्ता जो होते हैं, पक्षधर जो संगठन होते हैं, ठीक है, ये संगठित रूप से आपस में ये बातचीत करें, संवाद करें, सार्वजनिक दबाव के माध्यम से नीति निर्माताओं के से संपर्क करते हैं, यानी जनता के द्वारा दबाव भी बनवाते हैं। मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था एक बार, चिपको आंदोलन आपने सुना होगा। चिपको आंदोलन के तहत क्या हुआ था कि एक जगह थी जहां पे पेड़ों को काटा जा रहा था, ठीक है। अब पेड़ों को काटा जा रहा था तो वहां की जो महिलाएं थी, जो आदमी थे वहां पे, उन्होंने इसका विरोध करा। उन्होंने बोला भाई हम पेड़ को नहीं कटने देंगे, ठीक है, पेड़ को नहीं कटने देंगे। उन्होंने पेड़ों को अपने गले से लगा लिया, उस पर चिपक गए और पेड़ों को कटने से उन्होंने रोक लिया। अब ऐसे में ये आंदोलन चला, बड़े लेवल पे हुआ, हर जगह लोगों ने पेड़ों को ऐसे बचाया। तो ये क्या था, ये लोगों का समूह काम कर रहा था इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कोई अमीर वर्ग काम नहीं कर रहा था, लोगों के समूह ने मिलकर काम करा, ठीक है। ऐसे ही भी कई जगह पे मजदूरों के साथ गलत होता है। मजदूरों को मान लो अपनी कुछ मांग करनी होती है, कुछ नया कानून बनाना होता है, चाहे वो टैक्स को लेकर हो गया या किसी भी चीज़ को लेकर हो गया, तो मजदूरों की जो यूनियन होती है, इनके लिए जो काम करती है, इनका जो हित समूह होता है, ठीक है, इनका जो संघ होता है, वो यूनियन सरकार पे दबाव डालती है और मजदूर क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, सरकार पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं, दबाव डलवा के कहीं ना कहीं कानून बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समूह सिद्धांत की बात आ जाती है, यानी कि एक समूह है जो कि दबाव डाल रहा है सरकार पे और कानून अपने हिसाब से बनवाना चाह रहा है, ठीक है, या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक नई पॉलिसी के तहत चाह रहा है जो कि सरकार को करना है। अब समूह सिद्धांत के कुछ मुख्य सिद्धांत है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हित प्रतिनिधित्व, यानी समूह जो है वो समुदायों के प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरण किसी भी मुद्दे पे हो। जैसे मान लो मजदूर संघ है, तो ये किसके लिए काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करेगा, ठीक है। टीचर्स की यूनियन है, तो वो किसके लिए काम करेगी, टीचर्स के लिए काम करेगी, टीचर के मुद्दे उठाएगी। कुछ पर्यावरणविद हैं, वो पर्यावरण के मुद्दों को उठाएंगे, ठीक है। तो ये जो हित प्रतिनिधित्व होते हैं ना, यानी अपने अपने समुदाय का ये प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। फिर इसमें क्या है, बहुलवाद और प्रतिस्पर्धा, यानी नीति परिणाम प्रतिस्पर्धी हितों के संतुलन को दर्शाते हैं और बहस और समझौते को बढ़ावा देते हैं। होता क्या है, देखो इसमें कई सारे, इसमें बहुत तरह के, ना जाने कितने प्रकार के समूह हैं हमारे देश में, अपने अपने हित समूहों के लिए वो काम करते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, बहस करवाते हैं, समझौते कराते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा करवाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। फिर है दबाव रणनीति और लॉबिंग, दबाव बनाना। एक दबाव समूह होता है, यानी कि जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वो सरकार पे दबाव बनाकर कोई चीज़, कोई अपने एजेंडा या अपना कोई पॉलिसी बनवा ले। तो इसको समझते हैं, समूह अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए संवाद, अभियान और गठबंधन के माध्यम से जो नीति निर्माता होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल में आप किसान ले सकते हो। जैसे किसान है, हमारे देश में किसानों का एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत सारे लोग हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर ये सरकार पे दबाव बनाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, इनको एमएसपी चाहिए या इनको अपने फसल पे मान लो इंश्योरेंस चाहिए या कुछ भी इनका मुद्दा हो, तो जब ये दबाव बनाते हैं, सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं कि भाई हमारी बात सुनो, हमारी मांगों को सुनो, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारी इस पॉलिसी को बनाओ, तो ये दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही किसान की जगह मान लो अगर स्टूडेंट्स आ जाएं, स्टूडेंट कोई आंदोलन करें और सरकार से अपने एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने की बात करें, तो वो भी एक दबाव समूह के रूप में काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नीति निर्माण में समूहों का क्या महत्व होता है। तो देखो समूह सिद्धांत जो है ये आधुनिक लोकतंत्र में विशेष रूप से प्रासंगिक है, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो हमने एलिट थ्योरी पढ़ी थी उसमें लोकतंत्र थोड़ा उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद लोगों के हाथों में पावर होती है, वो अपने हिसाब से एक पॉलिसी बना लेते हैं, बेशक से जनता को उसका उतना फायदा ना हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समूह सिद्धांत में इसको एक लोकतांत्रिक माना जाता है और इसको ये भी माना जाता है कि ये बेहतर है। इसमें क्या होता है, इसमें नीति निर्माण जीवंत बहस और संगठित पक्ष धरता का परिणाम होता है। इसमें क्या होता है, हर एक टॉपिक पे खूब बहस होती है, ठीक है। किसी भी कानून को बनाना है, किसी भी पॉलिसी को बनाना है, तो उस पर खूब बहस होती है, चर्चा होती है, और कहीं ना कहीं जो उनके हितधारक होते हैं वो इसके लिए काम कर रहे होते हैं। फिर संगठित समूह के प्रभाव के कुछ उदाहरण, पर्यावरण आंदोलन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए
ग्रीन पीस इंडिया आपने सुना होगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल सपोर्ट ग्रुप्स, जिसको ESG कहा जाता है, ये कुछ ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो वन संरक्षण कानून और जलवायु नीतियों को प्रभावित ये करते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने वन संरक्षण के कानून बनवाए हैं। क्योंकि क्या होता था कि जब सरकार जंगलों में हस्तक्षेप कर रही थी, कई जगह पे उद्योग स्थापित करे जा रहे थे, जंगलों को काटा जा रहा था, तो ये जो संगठन है ये सामने आए, इन्होंने सरकार का विरोध करा और कहीं ना कहीं वन संरक्षण कानून बनवाने में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो ये आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ऐसा पेपर में आता है तो आप लिख सकते हो। फिर आप मजदूर यूनियन का भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। श्रम संघ, जैसे कि देखो इसको कहा जाता है AITUC, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ये संगठन का नाम है। ये संगठन जो है ये हड़ताल और संवाद के माध्यम से जो मजदूर लोग हैं उनके अधिकारों और मजदूरी पर बातचीत करते हैं। जैसे कि मजदूरों को कोई सुविधा चाहिए सरकार से, ठीक है, कोई भी सुविधा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ये लोग हड़ताल करेंगे और मजदूरों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे, सरकार से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उनके हित में कानून बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे समूह काम कर रहा है, तो ये समूह सिद्धांत होता है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। फिर है पक्षधर गठबंधन, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे महिलाओं के अधिकार वाले समूह NGO, इन्होंने घरेलू हिंसा कानून 2005 के निर्माण के लिए प्रयास किया, क्योंकि महिलाओं के साथ क्या होता था, घरेलू हिंसा होती थी, उनको मारा पीटा जाता था, दबाया जाता था, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो NGO है इसने काम करा और इस कानून को बनाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार से, ठीक है, डिमांड करी। ये उदाहरण आपको क्या दिखाते हैं, ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे संगठित प्रयास, जो संगठित होकर जब समूह कोई प्रयास करता है तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसी को आकार देता है, पॉलिसी को बनवाने में मदद करता है, ठीक है। और सरकार भी कहीं ना कहीं इन पॉलिसी को फिर बनाती है। नेक्स्ट है कि समूहों के प्रकार बताओ। अब समूह जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे हितकारी समूह हो गया, पक्षकारिता संगठन हो गया, दबाव समूह हो गया, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। हितकारी समूह क्या है, हितकारी समूह ऐसे संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। ये पेशेवर जो प्रोफेशनल होते हैं उनके संगठन हो सकते हैं, उद्योगों के हो सकते हैं, मजदूरों के हो सकते हैं, किसानों के संघ हो सकते हैं, व्यापारियों के हो सकते हैं, टीचर के हो सकते हैं, क्लर्क के हो सकते हैं, किसी का भी संगठन हो सकता है, बैंक के कर्मचारियों का भी संगठन हो सकता है, ठीक है। ये अपने अपने लिए काम करते हैं। जैसे मान लो बैंकर, आपने सुना होगा, जो बैंक में काम करने वाले होते हैं बैंकर। अब बैंक में काम करने वाले लोगों की कुछ मांग है, तो इनकी जो यूनियन होगी, जो इनका संघ होगा, वो इनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखेगा और इनके लिए मांग करेगा। ऐसे ही किसानों का कोई संघ होगा या संगठन होगा, वो किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेगा, यानी इनको हितकारी समूह कहा जाता है, ठीक है। वो अपने समूह के हित के लिए ये संगठन काम करते हैं। इसके बाद है, ये समूह छोटे लक्ष्यों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे मान लो ज्यादातर जो होता है ना इनका, वो यही मुद्दे होते हैं, वेतन बढ़ा दो, ठीक है, TADA दे दो, कार्य स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ पे कार्य स्थिति के लिए मांग करते हैं, टैक्स प्रणाली में सुधार के लिए मांग करते हैं, बातचीत के द्वारा शोध आधारित पक्षकारिता पे ये निर्भर होते हैं, ठीक है। अगर बातचीत मान लो सफल नहीं होती तो फिर ये लोग क्या करते हैं, हड़ताल करने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका पहला। दूसरा है पक्षकारिता संगठन। ये समूह अधिकार से आधारित मुद्दों पर और दीर्घकालिक सुधारों पे जोर देते हैं, यानी ये लंबे समय के लिए जो सुधार है उस पर ज्यादा जोर देते हैं। ये किसी विशेष समूह के हित के लिए काम नहीं करते, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, जैसे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पे, या जेंडर की समानता को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर ये इन मुद्दों को उठाते हैं, ठीक है। शोध, जागरूकता अभियान, कानूनी पक्षकारिता का समर्थन करते हैं। नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए ये विरोध भी करते हैं, हड़ताल करवाते हैं, रैलियों का आयोजन करवाते हैं, ठीक है। किसी लंबे एजेंडे के लिए काम करने के लिए काम करते हैं। इसके बाद है तीसरा दबाव समूह। दबाव समूह आप जानते हो, जिसकी भी संख्या ज्यादा है, अगर वो आंदोलन करने लग जाए, आक्रामक आंदोलन करने लग जाए, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करे, दबाव बनाकर अपने लिए कानून बनाने की कोशिश करे, उसे दबाव समूह कहते हैं। तो ये समूह ज्यादा आक्रामक आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये समूह शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, छोटे समय के लिए किसी मुद्दे पे विरोध करते हैं, लंबे समय के लिए किसी मुद्दे पे ज्यादा विरोध नहीं करते, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये हो जाएगा, ठीक है, हमारा समूह सिद्धांत। इसके अलावा है तीसरा इंक्रीमेंटल थ्योरी, और इसको हिंदी में वृद्धिवाद सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको 2 थ्योरी करा दी, ये तीसरी थ्योरी है। आपके पेपर में शायद सिलेबस में 4 या 5 थ्योरी होगी, लेकिन
इनमें से ही क्वेश्चन आने हैं आपको। अगर आप एक थ्योरी नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप दूसरी थ्योरी पे कर सकते हो, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल थ्योरी जो है इसको समझ लेते हैं। इसको हिंदी में वैसे वृद्धिवाद कहते हैं, तो मैं वृद्धिवाद ही कहूंगा। वृद्धिवाद जो है वो ये तर्क करता है, ऐसा कहता है कि नीतियां एक एक करके, एक एक कदम करके विकसित होती है, ना कि सर्वसमावेशी सुधारों के माध्यम से। इनका कहना यह है कि सरकार को एकदम से कोई काम नहीं कर देना चाहिए, एकदम से कोई पॉलिसी या कानून नहीं बना देना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे काम करना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको चाइना का दे सकता हूँ। देखो, चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, चाइना डेवलप हुआ। चाइना पहले इतना डेवलप नहीं था, आज बहुत डेवलप है, लेकिन पहले इतना डेवलप नहीं था। चाइना ने क्या करा, धीरे धीरे कदम उठाए और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। एग्जाम्पल 1972 में चाइना में 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण किया गया, ठीक है, एक पहला कदम था, एक स्टेप ही हो गया। फिर उसके बाद 1978 में चाइना ने, डेंग शाओपिंग नेता थे वहां के, उनके नेतृत्व में मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई। ओपन डोर की नीति अपनाने के बाद तेजी से चाइना का विकास हुआ, तेजी से उसका व्यापार बढ़ा। फिर इसके बाद 1982 के आसपास इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करा, कृषि में करा। फिर उसके बाद 1998 के आसपास जाके इन्होंने उद्योगों का आधुनिकरण करा, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करा, अपने यहाँ पे बदलाव करे और चाइना डेवलप हो गया। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक बैठता है वृद्धिवाद पे। वृद्धिवाद ये कहता है एकदम से कोई कानून मत बना दो, ठीक है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करो। आज तुमने कोई एक पॉलिसी बनाई, थोड़े समय के बाद दूसरी पॉलिसी बनाओ, फिर थोड़े समय के बाद तीसरी पॉलिसी बनाओ, इस तरीके से बदलाव करो। धीरे धीरे नई नई पॉलिसी आती जाएगी तो समाज में एक सही बदलाव होगा, ऐसा ये थ्योरी मानती है। तो ये मानते हुए कि नीति निर्माता आदर्श समाधानों को शून्य से नहीं डिजाइन करते, यानी एकदम से कोई नया डिजाइन नहीं कर देंगे कोई पॉलिसी। वो जो पिछले उनके एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होते हैं और वर्तमान की जो आवश्यकता होती है, उसके आधार पे कहीं ना कहीं वो जो चल रही नीति होती है उसमें संशोधन करते हैं। कहने का मतलब, ये लैंग्वेज थोड़ी टफ है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि ये नीति निर्माता ऐसा मानते हैं कि कोई भी समस्या जो आज के समय में चल रही है, एकदम से उसका नया समाधान नहीं आ जाएगा। हमने पुराने कुछ एक्सपीरियंस करे होंगे, उस एक्सपीरियंस को लेकर, यानी पुराने अनुभव के आधार पे, ठीक है, वर्तमान की जो मांग है, डिमांड है, उस आवश्यकता को आधार पे हम छोटे छोटे संशोधन कर सकते हैं, छोटा छोटा बदलाव कर सकते हैं। तो ये वृद्धिवाद के तहत होता है। ये बिल्कुल अलग थ्योरी है। वृद्धिवाद की मुख्य विशेषता क्या है, धीरे धीरे सुधार करना, क्योंकि नीति सुधार छोटे कदमों से होते हैं जिनको लागू करना आसान होता है। ये बिल्कुल बात सही है। एक नया कानून बनाना, बड़ा कानून बनाना, बड़ा बदलाव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर छोटे छोटे कदम उठाए जाएं तो उसको लागू करना आसान होता है, ठीक है। फिर बड़े सुधारों के मुकाबले ये जोखिमपूर्ण भी कम होते हैं, यानी इसमें इनके फेल होने का खतरा भी थोड़ा कम होता है। फिर ये लचीलापन भी होता है। इसमें लचीलापन का मतलब है कि क्रमागत निर्णय कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं का अनुभव से सीखने और नई जानकारी के आधार पर नई जो रणनीतियां होती हैं उसको बनाने में कहीं ना कहीं इनकी हेल्प होती है, इसमें लचीलापन है। अब वृद्धिवाद की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। ये कौन लेकर आया था, इसको लेकर आए थे चार्ल्स ई लिंडलॉम, इनका नाम है, ठीक है। 1959 में इन्होंने एक लेख लिखा था, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बातें रखी थी। मॉडलिंग थ्रू का मतलब यही था कि धीरे धीरे स्टेप वाइज हमको काम करना है। तो इन्होंने समग्र योजना यानी एक नया कानून, बड़ा पॉलिसी बना देनी, इस चीज का इन्होंने विरोध करा। यानी इन्होंने समग्र योजना की जो धारणा है उसको चुनौती दी, उसका विरोध करा, जो कि मानती है कि नीति निर्माता सभी संभावित विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इनका ये मानना है कि एक बड़ा बदलाव करने से अच्छा है स्टेप बाय स्टेप हमको करना चाहिए, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे बताया है। और ये कहते हैं कि हमें एक बेहतरीन विकल्प का चयन करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये प्रस्तावित किया कि नीति निर्माता अक्सर प्रतिबंधों के तहत काम करते हैं और छोटे सुधार करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसे इन्होंने मॉडलिंग थ्रू का नाम दिया, ठीक है, एक अलग ही नाम दिया। इसको हम वृद्धिवाद भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। भारत में जो 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ था, ये इंक्रीमेंटल सिद्धांत का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो सुधार शुरू हुए थे ना, वो मतलब एक पूरी आर्थिक पुनर्गठन नहीं किया गया, बल्कि
वैश्विक बाजारों में धीरे धीरे समेकन हुआ। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि भारत ने इसमें धीरे धीरे स्टेप उठाए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम संरक्षणवाद की नीति को खत्म करेंगे। संरक्षणवाद यानी अपने देश की कंपनियों को ही हम बढ़ावा देंगे, बाहर की चीजों को हम नहीं अपनाएंगे। पहले हम ऐसी पॉलिसी को अपना रहे थे, तो इन्होंने बोला कि हम संरक्षणवाद को यहाँ पे खत्म करेंगे। फिर इन्होंने दूसरा स्टेप क्या उठाया, हम व्यापार को बढ़ावा देंगे। व्यापार का मतलब है मुक्त व्यापार, यानी अलग अलग देशों से फ्री ट्रेड की ओर इन्होंने फोकस करा। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने देश में बनने वाली चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया को, ठीक है, और दुनिया में बनने वाली चीजों को इंपोर्ट भी करेंगे, ताकि हमारी मार्केट में कंपटीशन आएगा, प्रतिस्पर्धा आएगी, हमारे यहाँ पे चीजों की जो क्वालिटी है उसमें सुधार आएगा। तो धीरे धीरे करके इन्होंने ये 1991 वाली जो पॉलिसी थी इसमें बदलाव हुआ था, ठीक है, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वृद्धिवाद के लाभ क्या होते हैं, तो इसमें व्यवहारिकता होती है, क्योंकि इसमें छोटे परिवर्तन होते हैं। तो छोटे परिवर्तन जो होते हैं वो बड़े सुधार की तुलना में आसानी से करे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा सुधार करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे सुधार करना आसान होता है। फिर जोखिम की कमी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें फेल होने के चांस कम होंगे, ठीक है, जोखिम कम होगी, गलतियां भी हमारी कम होंगी, तो ये इसका एक बेहतर बेनिफिट है। तीसरा है अनुकूलनशीलता, यानी आपको पता है हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है। अगर हम छोटे छोटे सुधार करेंगे तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कहीं ना कहीं हम विकसित होंगे और हमें कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो ये पॉलिसी ऐसा मानती है। फिर भारतीय शासन में इसके एग्जाम्पल देखें तो ये आप 1991 वाला जो सुधार हुआ था आप बता सकते हो, धीरे धीरे हमने इसमें चेंजेस करे थे। फिर माल और सेवा कर यानी जो जीएसटी है, जीएसटी को भी चरणबद्ध तरीके से लाया गया था, एकदम से लागू नहीं हो गया था, धीरे धीरे करके लगाया गया था, ठीक है, जिसमें कई अप्रत्यक्ष जो टैक्स थे उसकी जगह ले ली। और ये एक अचानक से बदलाव की बजाय क्रमिक संक्रमण था, यानी धीरे धीरे हुआ था, अचानक से कोई बदलाव की तरह नहीं आया कि जीएसटी लग गया। धीरे धीरे करके इन्होंने पीछे वाले टैक्स जो थे उसको हटाते गए और एक नए टैक्स के रूप में इसको सामने लाया गया। नीति निर्माण पर डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसको। तो देखिए, नीति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक मुद्दों, स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं वैसे, जिसमें सार्वजनिक मुद्दों यानी जनता के हित वाली बातें आ जाती है। एक सेकेंड, ठीक है, यानी जिसमें सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए कार्यान्वयन योग्य रणनीतियां तैयार की जाती है। यानी कि नीति निर्माण एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता के हितों के लिए, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ रणनीतियां तैयार की जाती है और व्यापक लक्ष्यों, क्योंकि जो भी पॉलिसी आती है, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसके कुछ ना कुछ तो लक्ष्य रखे जाते हैं ना, यानी व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ढांचों में परिवर्तन किया जाता है। तो ये हो गई थोड़ी टफ लैंग्वेज, बाकी मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूं। यानी नीति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार के द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई जाती है जिससे जनता को फायदा हो सके और लंबे समय में कुछ अधिक बड़े लक्ष्य जो सरकार निर्धारित करती है वो लक्ष्य प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये नीति निर्माण की प्रक्रिया है। अब नीति निर्माण जो होती है ना, पॉलिसी जब भी कोई बनाई जाती है तो उसके कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। डायरेक्ट नहीं बन जाती पॉलिसी कि रात में किसी के सपने में कोई ख्याल आया कि भाई कल पॉलिसी बनानी है और रातों रात उसने पॉलिसी बना दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं, चर्चाएं होती है, मसौदा तैयार करना होता है, बहुत तरह की चीजें होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर नीति निर्माण करना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो मुद्दे की पहचान करना सबसे पहला स्टेप है। यानी सबसे पहले हमको वो मुद्दा पता होना चाहिए कि किस चीज पे हमको नीति का निर्माण करना है, ठीक है, किस चीज पे हमको पॉलिसी बनानी है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि उद्देश्य निर्धारित करना। अब देखो, हमको पता लग चुका है कि कोई किस मुद्दे पे हमें नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है, तो उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य हमारे कुछ रखे जाते हैं, हर चीज़ पे कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं। उद्देश्य पता होंगे तभी तो हम कोई पॉलिसी बना पाएंगे। फिर क्या होता है कि विकल्प का मूल्यांकन करना, कि कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने हैं, उन विकल्पों को देखा जाएगा। फिर सारे विकल्पों में से जो सबसे बेहतरीन विकल्प है उसको चुना जाएगा, ठीक है, जो सबसे बेहतरीन विकल्प है उसको देखा जाएगा। अब बात करते हैं साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। ये एक अलग तकनीक है, इसको समझ लेते हैं। साक्ष्य आधारित, इसका मतलब क्या है? साक्ष्य आधारित नीति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नीति निर्णय, जो नीति मतलब कोई पॉलिसी बनानी है उस पर जो भी निर्णय होना है वो डेटा, ठीक है, या अनुसंधान और विशेषज्ञ विश्लेषण पे आधारित होता है। यानी जो साक्ष्य हमारे सामने है, जो सबूत हमारे सामने है, जो डेटा हमारे सामने, जो अनुसंधान
हमारे सामने है, जो विश्लेषण हमारे सामने है, उस पे आधारित नीति निर्माण किया जाता है, तो इसको साक्ष्य आधारित कहा जाता है। ठीक है, इसमें अनुमान के आधार पे या वैचारिक प्राथमिकताओं या राजनीतिक तात्कालिकताओं के आधार पे ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ना तो इसमें कोई अनुमान के आधार पे होगा, ना कोई वैचारिक प्राथमिकता के आधार पे, ना ही कोई राजनीतिक तात्कालिकता या कोई अचानक से कोई जरूरत पड़ गई है उसके आधार पे नहीं होगा, बल्कि ये सबूतों के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि निर्णय न केवल प्रभावी हो, यानी जो भी फैसला लिया जा रहा है, जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है, वो ना केवल प्रभावी हो बल्कि उसके जो परिणाम है उसको भी प्राप्त कर सके, यानी कि जो पॉलिसी बनाए वो प्रभावी तो हो, उसके साथ साथ जो उसके परिणाम है वो भी मिल सके। ठीक है, सरकारें और नीति निर्माता अपने निर्णय को, जो भी उनके फैसले हैं, उसको मार्गदर्शित करने के लिए सबूतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और गलती को कम करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी पे सरकार को कुछ कानून बनाना है कि कैसे बेरोजगारी को कम किया जा सके। ठीक है, तो सरकार कैसे कानून बना देगी। सरकार के पास पहले डाटा तो होना चाहिए। सरकार के पास अगर डेटा होगा कि कितने % लोग बेरोजगार हैं, किस एज के लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, कितने % लोग इतना पढ़े हुए हैं, कितने % लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो सारा डेटा जब सरकार के पास होगा तभी तो सरकार उस डेटा के आधार पे कोई नीति बना पाएगी, कोई पॉलिसी बना पाएगी। तो यही पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, डेटा और अनुसंधान का क्या महत्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए, नीति निर्माता जो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं, नीति निर्माता समस्या के दायरे को समझने और विभिन्न नीति विकल्पों की प्रभावशालीता जो होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए उनको आवश्यकता होती है एक विश्वसनीय डेटा। जब तक उनके पास एक विश्वसनीय डेटा नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बेरोजगार ज़्यादा हैं, गाँव में ज़्यादा बेरोजगार हैं, शहरों में ज़्यादा बेरोजगार हैं, ठीक है, कितना वो पढ़े लिखे हैं, कौन से क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़्यादा है, जब तक सरकार के पास पूरा डेटा ही नहीं होगा तब तक कैसे सरकार कोई अच्छी पॉलिसी बना सकती है। सोचिए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर अनुसंधान जो होते हैं, जो मतलब जो रिसर्च की जाती है, उसका जो निष्कर्ष आता है, या जो सांख्यिकी या विशेषज्ञों की जो राय होती है, ठीक है, उसके आधार पे कहीं ना कहीं समस्याओं को अगर समझेगी सरकार, ठीक है, समझने के लिए कहीं ना कहीं डेटा का इस्तेमाल करेगी, तब जाके वो क्या कर सकती है, एक अच्छा कानून बना सकती है। ठीक है, एक अच्छी पॉलिसी बना सकती है। ये दृष्टिकोण पक्षपातों को कम करने में भी मदद करेगा, क्योंकि इसमें पक्षपात नहीं होगा, डाटा जो होता है वो रियल होगा। तो अगर डेटा सच है, सच्चाई है डेटा में, तो पक्षपात नहीं होगा। अगर डेटा में ही गड़बड़ी है, कुछ गलत डेटा जा रहा है, तो पर फिर पक्षपात जरूर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का उपयोग वार्षिक बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सरकार क्या करती है, आर्थिक सर्वे करवाती है, उस सर्वे के आधार पे अपना एक एनुअल जो बजट होता है बजट बनाती है। ठीक है, सरकार जीडीपी को बढ़ाने के लिए, महंगाई की जो दर है उसको कम करने के लिए, रोजगार वगैरह को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जो डेटा होता है उस डेटा को अपने पास रखती है, डेटा को इकट्ठा करती है, ताकि अच्छे से कहीं ना कहीं जो बजट बनाती है उसमें उस डेटा का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लिए, मान लो सरकार को हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नीतियां विकसित करते समय सरकार को बीमारियों के प्रचलन की जानकारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य जो देखभाल का ढांचा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, जनसांख्यिकी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो सरकार को 100 हॉस्पिटल बनाने हैं, तो सरकार को ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारियां लोगों को ज़्यादा हो रही हैं, उस बीमारी के डॉक्टर, उस बीमारी की मेडिसिन होनी चाहिए। सरकार को ये भी तो पता होनी चाहिए किन क्षेत्रों में हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कितनी जनसंख्या पे कितने हॉस्पिटल हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। डेटा अगर सरकार के पास होगा तभी वो जाके स्वास्थ्य पे सुधार कर सकती है। ठीक है, तो सरकार कोई भी अगर पॉलिसी बनाती है तो कहीं ना कहीं डेटा उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब साक्ष्य आधारित जो नीति निर्माण है इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। चुनौतियां क्या होती है, कई बार क्या होता है, डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी सही डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता, डेटा की उपलब्धता में समस्या आती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर क्या है, डेटा में कई बार पक्षपात हो जाता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है। फिर राजनीतिक दबाव,
ठीक है। कई बार डेटा में पक्षपात, मान लो गलत डेटा दे दिया जाए, उसमें पक्षपात कर दिया जाए, किसी को इग्नोर कर दिया जाए, किसी समुदाय को, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। फिर राजनीतिक दबाव भी कई बार रहता है। ठीक है। कई बार अधूरा डेटा होना, पूरी जानकारी ना होना, गलत डेटा होना, इसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है। फिर सरकार द्वारा बनाई गई कोई लोक नीति कितनी क्या कामयाब रहती है, इसी के को विस्तार से जानकारी के लिए हमें केस स्टडी को समझना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं टॉपिक केस स्टडी। केस स्टडी आपने शायद कभी करी हो, आपको कभी कॉलेज वगैरह में कोई प्रोजेक्ट मिलता है। जब हम बीएड वगैरह कर रहे थे तब हमें केस स्टडी पे प्रोजेक्ट मिलता था। केस स्टडी का मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत गहराई से रिसर्च करना। जैसे कि मान लो कोई कोई कानून लाया गया, जैसे मान लो एक मनरेगा स्कीम लाई गई थी। मनरेगा स्कीम के तहत क्या था, गाँव के जो लोग थे उनको रोजगार देने की बात थी। ठीक है। तो ये क्यों लाई सरकार, कब लाई, कैसे लाई, कहाँ से मोटिवेट होके लाई, इस मनरेगा से क्या फायदा हुआ, किन लोगों को फायदा हुआ, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके क्या प्रभाव हुए, क्या ये स्कीम कामयाब रही या ये स्कीम कामयाब नहीं रही। ठीक है। कामयाब रही तो क्यों कामयाब रही, कामयाब नहीं रही तो क्यों कामयाब नहीं रही। इन सारी चीजों की गहराई से जो रिसर्च करी जाती है तो ये केस स्टडी कहलाती है। ठीक है। तो अब समझते हैं, देखो सरकार के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसी है वो कितनी कामयाब हो पाई है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी केस स्टडी से ही प्राप्त होती है हमको। तो केस स्टडी या केस अध्ययन क्या होता है, तो केस स्टडी एक महत्वपूर्ण टूल है, उपकरण है, जो सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच पुल का काम करती है। क्योंकि इसमें आपको पूरा डेटा भी रखा जाता है और कैसे वो चीज़ें अप्लाई हुई है, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, उसके बीच में कहीं ना कहीं एक पुल का काम करती है। ठीक है। केस स्टडी जो होती है वो नीति निर्माता यानी जो हमारी पॉलिसी को बनाने वाले हैं उनके और विद्वानों और स्टूडेंट को लोक नीतियों की सफलता और चुनौतियों का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करती है। जैसे मैं आपके सामने एक स्कीम रख दूं, NHM जो हेल्थ मिशन वाला था ना, नेशनल हेल्थ मिशन, इसके बारे में केस स्टडी बनाओ तो आप देखोगे, पूरी इसकी रिसर्च करोगे, कब लाई गई, कहाँ से लाई गई, स्कीम क्यों लाई गई, इसको किसको फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, सारा आपको डिटेल में लिखना होता है। ठीक है। तो ये केस स्टडी होती है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक केस स्टडी रखूंगा। ठीक है। बाकी आप बुक में से पढ़ सकते हो, आपको फॉर्मेट पेपर में आएगा एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी पे, फॉर्मेट आपको यही रखना है। ठीक है। 4 टॉपिक है, 4 में से एक आएगा। ठीक है। एक बार आप किसी एक को समझ लो और उसको समझ के आप चारों को कर सकते हो। जैसे कि देखो आपके सिलेबस में 4 स्कीम बता रखी है, ये मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था। एक तो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, दूसरा है आपका नेशनल हेल्थ मिशन, तीसरा है आपका मनरेगा स्कीम जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और चौथा आपका था उसमें ये आपका ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। DBT वाला हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इसके अलावा एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी हमने पढ़ा था, RTE एक्ट वाला, RTE एक्ट वाला भी है, उस पर भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 मेन टॉपिक है, इसी में से आएगा। ठीक है। मैं आपको पहली 3 के बारे में बता चुका हूँ, चौथी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्यों लाया गया था, क्योंकि सरकार जो थी डायरेक्ट बेनिफिट को ट्रांसफर करना चाहती थी लोगों के अकाउंट में। मैंने आपको बताया था होता क्या था, पहले धोखाधड़ी हो जाती थी, लोगों के साथ घपला हो जाता था। यानी सरकार ने मान लो कोई पैसा भेजा, ठीक है, अब पेंशन का पैसा भेजा या किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम का भेजा या सरकार की कोई भी स्कीम का पैसा है जो जनता के पास पहुंचना है। कई बार क्या होते थे, बिचौलियों के हाथ में होता था वो पैसा, क्या होता था उसमें घपला कर दिया जाता था। ठीक है। वो पैसा नहीं पहुंच पाता था या कम पहुंचता था। राजीव गांधी की एक स्टेटमेंट थी कि सरकार 1 रुपया अगर भेजती है तो शायद 10-15 पैसा ही मुश्किल से जनता के पास पहुंच पाता है, बीच में सारा पैसा खत्म हो जाता है, खा जाते हैं लोग। तो इसी को खत्म करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी कि सरकार जो पैसा भेजेगी वो सीधा बैंक अकाउंट में भेजेगी, वो रोल ही खत्म, कोई घपला घोटाला कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये था। अब हम क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक पे देख लेते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे ले रखा है NHM, इसके बारे में देख लेते हैं, सॉरी NEP देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें हम केस स्टडी बनाते हैं। तो केस स्टडी में डिटेल में कैसे इसको लिखेंगे पेपर में, ये देखो, पहले आप एक हेडिंग लिखोगे, फिर आप ये बताओगे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। यही जो शिक्षा नीति है भारत के शिक्षा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव के लिए मील का पत्थर साबित होगी, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी, क्योंकि पिछले 34 वर्षों के बाद इसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। 21वीं शताब्दी की जरूरत के हिसाब से पॉलिसी बनाई गई है। कुल मिला के क्या है, आपको इस पॉलिसी के बारे में बताना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए ये पॉलिसी लाई गई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, आगे चलते हैं।
फिर ये किस लिए लाई गई थी? ताकि लोगों को समानता मिल सके, एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके, लोगों को ऐसी शिक्षा मिल सके जो नवाचार पे आधारित हो, ऐसी शिक्षा मिल सके लोगों को जिससे कि वो आगे जाके अपना ज्ञान को तो बढ़ा सके लेकिन समाज में रोजगार भी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये लाई गई थी। अब बात करते हैं क्यों लाई गई। भाई कोई ना कोई समस्या रही होगी ना शिक्षा में, तभी तो ये लाई गई होगी। तो समस्या की पहचान आप ऐसे लिखोगे कि भाई हमारी जो शिक्षा थी उसकी जो क्वालिटी थी उसमें कमी थी, बेहतरीन शिक्षा हमारे यहाँ पे नहीं थी, लोग विदेशों में जाके पढ़ाई भी करते थे इसी कारण। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि जब आपने केस स्टडी करी तो आपको पता लगा कि हमारी जो एजुकेशन है वो वैश्विक मानव के आधार पे अगर हम देखें, विश्व से तुलना करें, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ कमियां थी, इसलिए इसको लाया गया। ठीक है, फिर आप उच्च असमानताएं कुछ और पॉइंट बता सकते हो कि अगर हम देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पे भी शिक्षा के स्तर में आपको असमानता देखने को मिलती है। गाँव में अगर आप देखोगे, शहरों में जाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने समस्या रहती है। ठीक है, अब समस्या क्या रहती है, गांव में उतने अच्छे स्कूल नहीं है, उतनी अच्छी टीचर नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, शहरों में मिल जाती है, तो आपको असमानता देखने को मिलेगी। फिर आप व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी ये बता सकते हो, क्योंकि हमारी शिक्षा जो होती थी पढ़ाने और रटवाने पे फोकस करती थी, बच्चे पढ़ने और रटने पे फोकस करते थे, पास होने पे फोकस करते थे। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा की कमी थी हमारे यहाँ पे, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह कम होते थे। ठीक है, बच्चे पढ़ तो लेते थे, BA MA कर लेते थे, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता था, तो इसलिए इन्होंने स्किल आधारित शिक्षा पे बात की कि एक ऐसी शिक्षा देंगे जिसमें बच्चा कोई स्किल सीख सके, कल को वो नौकरी करे, बाजार में जाए या कहीं निकले तो वो उस शिक्षा का फायदा उठा सके, उसको रोजगार मिल सके। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी का सीमित एकीकरण, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको पता है तेजी से आज के समय में तकनीकी विकास हो रहा है, शिक्षा प्रणाली जो है उसकी क्षमता में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे विकास हो रहा है, लेकिन हमारी शिक्षा जो थी वो आउटडेटेड थी, यानी उसको अपग्रेड करने की जरूरत थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है शिक्षा में, और शिक्षा आपको पता है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जैसे आप इस वीडियो के जरिए पढ़ रहे हो, ये डिजिटल शिक्षा है। मैं अपने घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप अपने घर से बैठ के देख रहे हो, और ये सब कुछ हो पा रहा है क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से हो पा रहा है। ठीक है, और इस चीज में हम पिछड़ रहे थे, तो इसलिए भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतरीन शिक्षा जो है आगे पहुंचाई जा सके। ठीक है, अब ये जो NEP 2020 है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो है कि जनता की जो शिक्षा से लेकर जो समस्या थी उसका समाधान हो सके, सार्वभौमिक पहुंच हो सके। ठीक है, यानी सभी को शिक्षा पहुंचाई जा सके, सभी तक जो बेसिक जो शिक्षा है, बुनियादी जो शिक्षा है वो पहुंच सके, अंक गणित वगैरह वो सब सभी सीख सकें। ठीक है, सभी जो वंचित समूह हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, तो ये इसका उद्देश्य था। फिर टेक्नोलॉजी का एकीकरण, यानी टीचिंग में आपको पता है कि सरकार भी कुछ स्कीम लेके आई है, जैसे दीक्षा हो गया, सरकार के द्वारा लाई गई स्कीम है। इस स्कीम के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एजुकेशन को आगे पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी जो शिक्षा है वो आसानी से पहुंच सके। फिर व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना, यानी सरकार ये चाह रही है कि बच्चों को स्किल आधारित शिक्षा मिले, यानी वो केवल पढ़ के ना जाए बल्कि कुछ सीख कर जाए, और आगे उसी चीज से उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, तो जो शिक्षा और रोजगार के बीच में जो एक अंतर था ना, उसको पाटने के लिए व्यावसायिक शिक्षण पे भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। फिर बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय भाषा जो हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज होती है और जो मातृभाषा है, इसमें भी शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, इंग्लिश बच्चों को समझ में नहीं आती, तो यही इसीलिए ये कहा गया था कि उनको जो पढ़ाई करवाओ उनकी लोकल लैंग्वेज में, उनकी मातृभाषा में करवाओ, ताकि वो आसानी से पढ़ाई को समझ सकें, सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, NEP 2020 नीति का निर्माण, यानी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये जो नीति है एक महत्वपूर्ण योजना है, इसमें हितधारकों का सहयोग और शिक्षा प्रणाली के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण की कहीं ना कहीं एक कहानी है, क्योंकि जो लोग हैं वो भी अपनी इस शिक्षा नीति से परेशान हो रहे थे, उनको कुछ न्यू एजुकेशन मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ ना कुछ उस शिक्षा में एक बदलाव चाहिए था, जो कि इस पॉलिसी के तहत वो बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो है इसका ऐतिहासिक विकास भी आपको बताना है, कोई भी पॉलिसी के बारे में आप बताओगे उसके ऐतिहासिक विकास के बारे में आप केस स्टडी में जरूर बताना। जैसे कि NEP 2020 जो है ये एकदम से नहीं आई कि पहली बार हमारे यहाँ पे कोई पॉलिसी आ गई हो, इससे पहले 1968 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे कुछ बदलाव हुए थे, फिर 1986 में भी हुआ था, फिर 1992 में भी संशोधन करके बदलाव करने की कोशिश की गई थी, फिर उसके बाद 2020 में आई है, यानी कि समय समय पे हमारे यहाँ पे सुधार जो है वो होते रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, हितधारक सहभागिता,
इस नीति को अलग अलग समूहों के साथ व्यापक परामर्श यानी खूब परामर्श किया गया है, उसके बाद इसको आकार दिया गया है, ये शिक्षा नीति लाई गई है। फिर शैक्षिक विशेषज्ञ यानी एजुकेशन के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी सलाह ली गई है, ठीक है, ताकि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थानीय जो चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सके, और जो हमारे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां थी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए भी एक्सपर्ट से सलाह ली गई है। फिर टीचर और स्टूडेंट यानी उनके स्तर पर अनुभव, कार्यान्वयन, चुनौतियों और समाधान पर व्यवहारिक दृष्टिकोण लाते हुए, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा कनेक्शन हो सके, वो आसानी से पढ़ सके, समझ सके, समझा सकें, इसलिए भी ये पॉलिसी लाई गई है। सामुदायिक समूह यानी गैर सरकारी संगठन, एनजीओ वगैरह हो गए, स्थानीय संगठन हो गए, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका मूल्यांकन में अपना सुझाव दिया है, उसको भी आधार बना के ये पॉलिसी लाई गई है। 2 लाख, ऐसा कहा जाता है कि 2 लाख से अधिक जो सुझाव आए थे उस पर विचार किया गया, तब जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये लाई गई थी। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषता बता दें। इसमें आपको लचीलापन देखने को मिलेगा, यानी कि शिक्षा में एक बहुविषयक दृष्टिकोण पेश किया गया है। स्टूडेंट जो है उनकी इंटरेस्ट के अनुसार उनको सब्जेक्ट चुनने की अनुमति मिलेगी, ठीक है, जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है, कोई उसको रोक नहीं है। फिर क्या है कि डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म पर जोर दिया गया है ताकि शिक्षा की पहुंच हर जगह हो सके। दूर दराज के गांवों में भी आज के समय में इंटरनेट तो पहुंच चुका है, तो इंटरनेट पहुंच गया है, लोगों के पास मोबाइल है, तो मोबाइल के जरिए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पढ़ाई को कर सकें, ठीक है, ये इसमें ध्यान दिया गया है। फिर जो वंचित समूह है, ठीक है, ऐसे समूह जो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिनके साथ बहुत तरह की समस्या है, चाहे गरीबी हो, XYZ कोई भी समस्या हो, उनको भी शिक्षा का अवसर मिल सके, तो ये समावेशन भी इसके अंदर है। फिर सैद्धांतिक दृष्टिकोण देखें तो इसमें आप मानव पूंजी सिद्धांत के रूप में इसको देखो, यानी कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए ये नीति शिक्षा को आर्थिक विकास से जोड़ती है। हमारे यहाँ पे क्या होता था, शिक्षा ऐसी होती थी कि लोग MA तक पहुंच जाते थे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्किल नहीं होती थी। तो अब क्या है, स्किल आधारित शिक्षा, यानी कि आप पढ़ाई तो करो लेकिन कोई इसके साथ साथ स्किल भी सीखो। हमारी शिक्षा में इन सब चीज़ों को डाला जाने लगा है, ठीक है, ताकि व्यक्ति पढ़ के जाए तो आगे वो किसी रोजगार के क्षेत्र में जा सके। फिर सामाजिक समानता यानी पहुंच और गुणवत्ता में असमानताओं को संबोधित करते हुए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये सभी स्टूडेंट के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास है ताकि सबको समान अवसर मिल सके। समावेशन यानी हर तरह के स्टूडेंट को एक साथ एक जगह पे रखा जाए, अलग अलग भाषा जो बहुभाषक है उनको भी साथ में रहकर एक सांस्कृतिक पहचान दी जाए, एक साथ सभी पढ़ सके, तो इसका भी इसमें ध्यान रखा गया है, ठीक है। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके कार्यान्वयन को समझ लेते हैं। अब ये लागू कैसे होगी, तो इसको हमारा शिक्षा मंत्रालय करेगा, आप सभी जानते हैं एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो इसको लागू करेगी। फिर उसके बाद हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य की सरकारें अपने अपने स्कूलों में, अपने संस्थानों में करेगी। फिर जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो भी अपने यहाँ पे इसको लागू करेंगे। NGO वगैरह भी कई जगह पे पढ़ाई करवाते हैं, तो NGOs भी इसको लागू करेंगे, ठीक है। कार्य योजना यानी इसमें क्या क्या प्लान किया गया कि एक नया करिकुलम बनाया जाएगा, नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। फिर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी इसमें बात की गई है, टीचर को डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी तैयारी कराई जाएगी ताकि वो डिजिटल भी हो सके, पढ़ा सकें। फिर वंचित समूहों को भी इसमें ध्यान रखा गया है, तो ये पूरी योजना बनाई गई थी, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है, चुनौती आपको जरूर बताना है, कोई भी स्कीम होगी तो उसमें आपको चुनौती बताना है। तो दूर दराज तक एजुकेशन को पहुंचा पाना आज भी समस्या है। एक क्षेत्रीय असमानता एक समस्या है। पारंपरिक जो संस्थान है उसके द्वारा विरोध, क्योंकि कुछ टीचर, कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि पुराने तरीके से ही पढ़ाते रहें, क्योंकि नई चीज़ों को उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है, ठीक है। अब जैसे कोई पुराने ज़माने का कोई वैसा टीचर है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मान लो डिजिटल चीज़ों की, अब उसे बोल दो कि भाई आप पूरा कैमरे के सामने पढ़ाओ, अब उसने पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ाया, तो वो क्या करेगा, वो नहीं पढ़ा पाएगा, वो डरेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है कि जो पारंपरिक जो संस्थान होते हैं वो उसके द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। फिर मूल्यांकन, क्योंकि कोई भी स्कीम लाते हैं उसको लागू करते हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उसकी पहुंच जितनी निर्धारित की गई थी क्या पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, क्या शिक्षा की क्वालिटी में सुधार हो पाया या नहीं हो पाया, स्टूडेंट इससे खुश हैं या नहीं खुश हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसका डेटा संग्रह किया जाएगा, पूरा डाटा देखा जाएगा कि कितना कामयाब ये स्कीम हो रही है, रिजल्ट में बदलाव आया या नहीं आया इसको लाने के बाद, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। फिर चर्चा और विश्लेषण होता है, उस पर खूब चर्चा की जाती है, उस विश्लेषण किया जाता है, तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। मैं आपको क्या करूँगा, 3
3 पेपर, क्योंकि ये सेमेस्टर 3, 4, 5 में भी ऐसा है ये सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर के आपको 3 पेपर के लिए लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाना वहाँ पे, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे वो पीडीएफ ही शेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पेपर को देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी मैंने आपको इस वीडियो में कराया है सब कुछ आपके पेपर में एज इट इज आता है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।